जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गेट को बंद करो, वहां से गेट को बंद करो। चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सीआर के अंदर अभी जो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया उसका क्या नाम है? चलिए जोर से बोलिए एक बार, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते ना। चलिए मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था कि सीआर के अंदर का एक फिलर चैप्टर है। फिलर का मतलब ये चैप्टर थ्योरेटिकल है और जल्दी से खत्म हो जाता है। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके बाद मर्जर एंड अमलगमेशन का आज शुरुआत भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको हम खत्म करते हैं। इसका लगभग 40% हम पढ़ चुके हैं और 60% बाकी है, तो 60% पढ़ के इसको खत्म ही करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगर आपको याद हो तो ड्यू डिलिजेंस क्या होता है मैंने आपको बताया था। ड्यू डिलिजेंस लगभग ऑडिट जैसा ही होता है, पर डिफरेंस ये है कि ड्यू डिलिजेंस की टीम जब जाती है ड्यू डिलिजेंस करने तो उनका थोड़ा सा दिमाग पॉजिटिव होता है और वो ये देखने जाते हैं कि कंपनी में सब कुछ ठीक है या नहीं है ना। बाकी चाहे ऑडिट हो या ड्यू डिलिजेंस हो, दोनों में क्या होता है? स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। बाकी ड्यू डिलिजेंस का स्कोप वाइडर है। ड्यू डिलिजेंस कभी भी कोई भी कंपनी किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए करवा सकती है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, है ना। बाकी जनरली कंपनी जब भी किसी कंपनी का टेक ओवर करती है, मर्जर एंड अमलगमेशन करती है, इन टोटल किसी कंपनी के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करती है, तो वो सामने वाले कंपनी के बारे में जानना चाहती है और इसलिए वो सामने वाले कंपनी का क्या करवाती है? ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस टीम जाती है सामने वाले कंपनी के पास और उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाती है। ऐसे इंफॉर्मेशन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो भी, और ऐसे इंफॉर्मेशन जो हिडन है वो भी। अगर आपको याद हो तो यही सब हमने पढ़ा था एग्जैक्टली ड्यू डिलिजेंस के बारे में, है ना। जरा बताइए तो आज कहां से पढ़ना एग्जैक्टली? यहां से पढ़ना है स्टेजेज या प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस। अच्छा, स्टेजेज और प्रोसेस थोड़ी देर में पढ़ाता हूं क्योंकि सारे बच्चे आ जाएं तब तक। एक काम करता हूं, तब तक ये पढ़ा देता हूं कि ये वाला है ना, ये थोड़ा सा फिलर है। जरा बताओ तो, हेडिंग बताओ जोर से, जोर से। अच्छा, जब आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे और मान लीजिए आप ड्यू डिलिजेंस किसी भी कंपनी का करने जा रहे हैं, तो आप उस कंपनी का क्या क्या चेक करेंगे? जरा बताओ तो कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं यहां पे? 12। तो ये लगभग 12 चीजों को चेक करेंगे। अच्छा, ये 12 एग्जैक्ट होंगे या 12 इंक्लूसिव है? इंक्लूसिव है, तो ये 12 कुछ है। ये देखो यहां पे लिखा फ्यू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। टिक लगा दो जल्दी से। अब बुक वुक लेके पढ़ना स्टार्ट करो, समझे। टिक विक लगा रहा हो, ये सब की वर्ड्स होते हैं। अब मैंने हमेशा बताया हुआ है द की टू सक्सेस इन द एग्जाम इज की वर्ड्स, है ना। चलिए जी, सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप चेक करेंगे? एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट ये टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग। ये मतलब हुआ ना, विच इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग। फर्स्ट, रिलेटेड टू व्हाट? बेसिक इंफॉर्मेशन। क्या चेक करोगे जरा बताओ तो? अब तो तुम लोग ड्यू डिलिजेंस करने वाली टीम जैसे हो गए हो। बताओ। अरे, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
MOA एंड AOA, यही सब होता है ना बेसिक इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में। उसके बाद फाइनेंशियल डेटा चेक करोगे। फाइनेंशियल डेटा में क्या चेक करोगे? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट बिजनेस अग्रीमेंट, कंपनी ने बहुत सारे एग्रीमेंट किए होंगे, सबको चेक कर लेना। लिटिगेशन एस्पेक्ट, कंपनी के केसेस जहां जहां जिन जिन कोर्ट में चल रहे हैं उनका एक बार स्टेटस चेक कर लेना। कंपनी के IPR, आजकल ना IPR को काफी इंपॉर्टेंट माना जाने लगा है ना, IPR को काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी माना जाता है, तो IPR से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना। क्या क्या चेक होगा? पेटेंट सर्टिफिकेट है ना, दूसरा बताओ ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है ना, कॉपीराइट सर्टिफिकेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, कंपनी एथिकल ढंग से मार्केटिंग कर रही है, अनएथिकल ढंग से कर रही है, पता कर लीजिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा, आप देखे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम पढ़े थे, उसमें भी आता था कि एक सर्टिफिकेट चाहिए होता कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स अच्छे हैं। टैक्सेशन एस्पेक्ट, काफी रिस्क की चीज है। इंश्योरेंस कवरेज, ये भी रिस्क को खत्म करता है, जानते हैं अगर पूरी की पूरी कंपनी इंश्योर्ड है तो इसका मतलब कंपनी में रिस्क नहीं है। HR एस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी है। मालूम चला कंपनी HR के मामले में बहुत घटिया है तो जानते हैं उस कंपनी में क्या होगा? बार बार स्ट्राइक्स होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? स्ट्राइक्स होते रहेंगे, मामला बिगड़ेगा। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, आजकल ये बहुत जरूरी है कंपनी के गोइंग कंसर्न के लिए। मालूम चला आप सब कुछ सही है लेकिन एनवायरमेंटल लॉस का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, आपका मालूम है क्लोजिंग अप हो सकता है, जानते हैं ना, बताते हैं तुम लोग, फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज आपके बंद हो सकते हैं, बिजनेस तबाह हो सकता है। कल्चरल एस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी होता है, याद रखना, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, बहुत सारे चैप्टर्स में ये लाइन आएगा। कल्चर मैच करना चाहिए दोनों कंपनीज का। आप जानते हैं कल्चर मैच नहीं करने से बाद में ना परेशानियां आती हैं, है ना, तो कल्चर अगर मैच कर जाए तो कितनी अच्छी चीज होगी। अब देखिए जनरली कंपनीज कब करवाती हैं ड्यू डिलिजेंस? जब सामने वाले कंपनी के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हो, मर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर, फ्रेंचाइजिंग एंड जॉइंट वेंचर्स, ये सब दो कंपनीज के बीच के रिलेशन का ही तो नाम है। अच्छा, रिलेशन उनसे बनाया जाए जिनका कल्चर मैच करता हो तो ज्यादा अच्छा है ना। अब केरल वाला कोई दिल्ली में तो शादी नहीं करता है जनरली, है ना, पूरा का पूरा कल्चर ही अलग हो जाता, होने के लिए हो सकता है। टू स्टेट जैसे फिल्म आती है ना, टू स्टेट से फिल्म का नाम, टू स्टेट जैसे फिल्म आती है, हिट भी हो जाती है, लोग तालियां भी बजाते हैं, पर घर वाले तैयार नहीं होते, जो सच्चाई है। उसका कारण है घर वाले क्या देखते रहते हैं? कल्चरल एस्पेक्ट। तो देखिए आपके घर वाले बिना CR वार्ड पढ़े ही CR का सारा चीज जानते हैं, और मैंने बताया था घर वालों का ड्यू डिलिजेंस सबसे बेस्ट होता है ना। ऐसे कभी कभी वो फेल भी कर जाते हैं ड्यू डिलिजेंस में और बाद में मालूम चला ट्रांजैक्शन खराब हो जाता है ना, डिवोर्स वोर्स हो जाता, नहीं होता ऐसा, है ना। तो कल्चरल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हर जगह, है ना। कंपनी जरूर आर्टिफिशियल पर्सन है पर चलाने वाला तो ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग का अपना साइकोलॉजी है, इमोशन है। तो भाई कल्चर मैच करेगा तो इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होगा, कल्चर मैच नहीं करेगा तो इमोशनल अटैचमेंट कम होगा, है ना। चलिए, अच्छा फिर वही बात, ये लिस्ट जो मैंने बताया था क्या ये एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है? अच्छा, ये 12 ही पॉइंट चेक करोगे या डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसे 120 पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे 120 पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट का जब चेकिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, मतलब क्यों कर रहे हैं चेकिंग? इससे एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कंपनी के बारे में कि सामने वाली कंपनी अच्छी है या नहीं है। अच्छा, एक्सपर्ट आइडिया या जनरल आइडिया? शुरुआत में जनरल आइडिया बनेगा, और एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट चेक करोगे, इंटरनल डॉक्यूमेंट, तो एक्सपर्ट आइडिया भी आएगा, है ना। तो जनरली जब भी हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट को हम चेक करते हैं। चलिए जी, अब मुझे लग रहा है जितने भी लेट लतीफ लोग हैं वो सब आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट वाले को रोक के रखा हुआ था मैंने। अपना दूं कि अभी भी कुछ लोग घर में उठे ही होंगे, है ना, और सीधा ब्रश लेके आ रहे होंगे। एक बार नींद में ना बहुत घटनाएं हो जाती हैं। एक बार मैंने अपने टूथपेस्ट की जगह पे शेविंग वाला वो लगा दिया, तो मुंह में जाने से पहले मुझे याद आ गया, नहीं तो दांत का शेविंग हो जाता, क्या रहता, नींद खुल जाती। हाँ, नींद खुलने पर आ गई थी। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आप लोगों के साथ नहीं होती? तुम लोग थकते ही नहीं हो? कोई थकता है, दिमागी रूप से परेशान होता है, तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। तुम लोग का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कंफर्ट जिंदगी जीने वाला तो मुझे स्टूडेंट ही लगता है। क्या एकदम गलत है ये? अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान होने वाला है वो, सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला है वो। तो एक तो क्लास दिन भर, तुम ये कहते हो कि जितना देर आप पढ़ाते हैं उतना देर हम भी तो पढ़ते हैं, है ना, तो आपके बराबर हो गया। उसके बाद भी देखिए सर, घर पे जाते हैं, फेसबुक कंपनी के शेयर होल्डर हैं हम, व्हाट्सएप के हम बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, है ना, इंस्टाग्राम के तो लगातार बोला जा रहा है, इंस्टाग्राम के हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, है ना, तो उन सारी कंपनीज को चलाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो सबको एक एक घंटा बांट रखा है हमने,
ये ना, अब बहुत बच्चे को मैं रात में ऑनलाइन देखता हूं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, है ना। मैं ये चेक करने के लिए ऑनलाइन होता हूं कि सारा बच्चा ऑनलाइन क्यों है, ठीक है। अब मैं एक पोस्ट बनाऊंगा, जो भी बच्चा ऑनलाइन दिखा उसमें पोस्ट में एक डंडा जैसा फोटो होगा, है ना, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चलेगा अगर कोई ऑनलाइन दिख गया तो। कैसा रहेगा बताओ? कहा हम ब्लॉक मार देंगे, आपको बात खत्म। खुलेआम बोल रहा है, देखो कि ब्लॉक मार देंगे। चलिए जी, हेडिंग बोलेंगे जोर से। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने रोक के रखा था सबके लिए, इसलिए जोर से बोलो। स्टेजेज या प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस। जब आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे और ड्यू डिलिजेंस करने जाएंगे तो कितने स्टेजेज में ड्यू डिलिजेंस होगा, पूरा ड्यू डिलिजेंस, है ना, फुल ड्यू डिलिजेंस कितने स्टेजेज में होगा वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। ऐसे तो अभी हम लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे, पहले ऊपर एक ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को, है ना, कि कितने स्टेजेज होते हैं और हर स्टेजेज में काम क्या होता है ना। चलिए शुरू करें, है ना। तो एक बार जोर से हेडिंग बोलो फिर से, ठीक है। अंदर आते कुछ देर तक गर्मी लगती रहती है, उसके बाद धीरे धीरे ठीक होता है। देखो 2-2 एसी चल रहा है, लेकिन आते हैं ना सुबह सुबह जल्दी में, तो पूरा अभी देखना 15-20 मिनट में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है फिर। चलो अब सुनो जरा ध्यान से, ये कुछ ज्यादा ही नहीं गोरा वो लग रहा है आज, वही मैं अपने आप को देख रहा हूं, मैं इतना गोरा तो नहीं हूं। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मैं दिखूंगा नहीं, मतलब चेहरा का स्ट्रक्चर ही नहीं दिख रहा है। या तो ज्यादा ब्राइट कर दिया गया है, प्रोजेक्टर ज्यादा ब्राइट कर दिया गया ना, है ना, मतलब हद हो गया यार। देखो भूत, वहां भूत जैसा है ना। अब मैं तो नहीं देख पा रहा हूं ना कि मैं कैसा लग रहा हूं, कैसे देखूं, ऐसे देखना चाहता हूं तो फिर आंखें गायब हो जाती हैं। आप देखो तो, है? अच्छा बाल तो काले लग रहे होंगे, है ना, बस इतना ही ना, बाकी देखिए कुछ ज्यादा हो गया है ये, है ना। ऐसा सच में इंसान हो जाए तो भी ठीक ना लगे, हाँ, ज्यादा गोरा भी ठीक नहीं लगता है। आजकल लोग कहते हैं लड़कों के लिए डार्क एंड हैंडसम, नहीं डार्क एंड हैंडसम बोलते, क्या बोलते हैं, डार्क एंड टॉल, डार्क एंड हैंडसम ऐसे बोलते हैं। और लड़कियों के लिए 1 लाख तरह के कपड़े पहनो, है ना। चलिए जी, अब सुनना, जो स्टेजेज ऑफ ड्यू डिलिजेंस है, स्टेजेज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, डीडी मतलब दूरदर्शन। अच्छा ड्यू डिलिजेंस पक्का ना, सोच लो। स्टेजेज ऑफ ड्यू डिलिजेंस 3 स्टेजेज में बटा हुआ है। कितने स्टेजेज में बटा हुआ है? 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब तुम लोग देख देख के बोलोगे, ठीक है। चलिए पहला जो होता है स्टेज कौन सा है? सारा बच्चा नहीं बोल रहा, मैं देख रहा हूं। प्री डिलिजेंस, अच्छा एक होता है ड्यू डिलिजेंस से पहले हो गया, इसका मतलब ये। अच्छा दूसरे नंबर पे देखो, अच्छा दूसरे नंबर सीधा पोस्ट डिलिजेंस। वाह वाह वाह, मतलब प्री और पोस्ट, ड्यू डिलिजेंस हुआ ही नहीं। वाह वाह क्या बात है, क्या है डिलिजेंस। अच्छा डिलिजेंस का स्पेलिंग सही लिख रहा हूं, देखो तो, है यही है ना। तीसरा बोलो, पोस्ट डिलिजेंस। देखते हो इसको कहते हैं हैंडराइटिंग। क्या कहते हैं इसको? हैंडराइटिंग। कुछ ही देर में अभी फिर से हम बताएंगे आपको कि क्या हैंडराइटिंग है। कभी कभी अच्छी हो जाती है ना। कोई बच्चा कह रहा कहां अच्छी हुई है ना। अपने मियां मिट्ठू ऐसे बोलते हैं, मुंह में मिट्टू। अच्छा चलो चलो जी, अब तुम लोग बताओगे पहले प्री डिलिजेंस में क्या क्या होता है, तुम देख देख के बताओ। मैं बोलता जाता हूं, तुम बोलना उसमें है कि नहीं लिखा हुआ ऐसा। सबसे पहले देखो तो क्या लेटर ऑफ इंटेंट होगा, लेटर ऑफ इंटेंट। उसके बाद साइनिंग ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, और क्या है देखो तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट और एंगेजमेंट लेटर। साइनिंग ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या एंगेजमेंट लेटर। अब सुनो, ये सब बताता भी चल रहा हूं साथ साथ क्या है। पहला लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है, देखिए कंपनी, जैसे मान लो पहले एग्जांपल सेट कर लेता हूं। मैं कंपनी हूं और ये सामने वाले कंपनी का मैं टेक ओवर करना चाहता हूं। तो मैं जिन कंपनी का टेक ओवर करना चाहता हूं, ये कंपनी मेरे लिए टारगेट कंपनी है। तो मैं इसका टेक ओवर तो तब करूंगा ना जब इसके बारे में सब कुछ जान जाऊं।
तो इसके बारे में सब कुछ जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैं इनका ड्यू डिलिजेंस करवाऊं। तो ये 4 लोग हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CWO नहीं है, लॉयर्स हैं। तो ये 4 लोग हैं, इनकी टीम को मैंने हायर किया कि जाओ इनका क्या करो, ड्यू डिलिजेंस। तो सुनो, हायर करने से पहले मैं मार्केट में क्या लाऊंगा, लेटर ऑफ इंटेंट कि मैं इस कंपनी का क्या करवाना चाहता हूं, ड्यू डिलिजेंस। आप में से कोई लोग तैयार हैं? अब तो बहुत सारे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है भारत में, बहुत सारे फर्म है, तो क्या ये टेंडर जैसा निकलेगा? अरे बोलो। और जो टीम सबसे कम दाम में है ना ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगी, मैं उसको टेंडर दे दूंगा। तो मालूम चला इन चारों ने कहा हम 1 लाख में ही क्या कर देंगे, एग्जैक्टली ड्यू डिलिजेंस कर देंगे। और पीछे बैठे हुए जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सब हैं, ये सब कुछ ज्यादा अमीर सब है। ये सब बोला हम 5 लाख लेंगे, उधर से कोने बैठे हुए तो 5 करोड़ लेंगे, है ना। ये बोल रहे 100 करोड़, मैंने कहा 50 करोड़ की तो कंपनी है जिसका टेक ओवर कर रहा हूं, और 100 करोड़ ये लेगी ड्यू डिलिजेंस करने में, है ना। तो मुझे सबसे सस्ता कौन लगा, सबसे सस्ता और टिकाऊ, है ना। ये 4 लोगों की टीम लगी जो 1 लाख रुपए में ही क्या करने के लिए तैयार हो गई, ड्यू डिलिजेंस। अब ये तैयार हो गए, है ना। तो अब मैं इनके साथ क्या करूंगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि आप मेरे बिहाफ पर जा रहे हो इनका क्या करने के लिए, ड्यू डिलिजेंस। तो इनकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आप सिर्फ मुझे बताओगे, मार्केट में लीक नहीं करोगे। और एंगेजमेंट लेटर कि हम आपको एंगेज करते हैं एज ए ड्यू डिलिजेंस टीम। बात समझ में आया? अच्छा, ये सब ड्यू डिलिजेंस से पहले होगा ना, है ना। चलो और बताओ उसमें क्या है। चेकलिस्ट नंबर 3 पे अब जिस कंपनी का वो क्या करने वाले हैं, जल्दी बताओ, ड्यू डिलिजेंस, उस कंपनी का क्या बनाएंगे ये लोग, चेकलिस्ट। जैसे इस कंपनी में पहुंचेंगे, इस कंपनी वाले से पूछेंगे, मतलब इसमें ये स्टेज देखो, अब यहां से शुरू हो गया काम। अरे इससे पहले थोड़ी काम शुरू हुआ था, यहां के बाद शुरू होगा ना अब, है ना। अब काम शुरू हो गया ना। ये चारों इस कंपनी में घुसा और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, कंपनी सेक्रेटरी से, सबसे मिला। अब पूछा अपने बारे में बताइए। इसने बताया हम फार्मा कंपनी है, दवाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं। तो जरा बताओ तो दवाइयों के हिसाब से लोग चेकलिस्ट बना देगा कि अगर कोई मेडिसिन से जुड़ी हुई कंपनीज हैं तो उन पर कौन कौन लॉ लग रहे हैं भारत में। अरे बोलो, कौन कौन सेक्टर में काम कर रहा है, क्या क्या है। तो इसके बारे में शुरुआती इंफॉर्मेशन जान के क्या बना लिया जाएगा, एक चेक लिस्ट बना लिया जाएगा। उसके बाद बताओ तो नंबर 4 पे, इतना ही दिखा था मैंने, पिछली बार भी लिखाया होगा, है क्या। हाँ, उसके बाद अब होगा क्रिएशन ऑफ डेटा रूम। अब मैं समझाऊंगा ये सब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ डेटा रूम। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में इकट्ठा करेगा, क्या घर में फैला हुआ रखेगा ऑफिस में कि लीक हो जाए, कि एक स्पेसिफिक डेटा रूम बनाया जाएगा जहां पर सारे इंफॉर्मेशन रखे जाएंगे। अरे ज्यादा अच्छा है ना, एक स्पेसिफिक रूम बना दिया जाए जिसमें इनसे जुड़े हुए सारे इंफॉर्मेशन जो जो इनके पास कलेक्ट होते जा रहे हैं वो उस रूम में अगर रखना स्टार्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा। अच्छा, सबके लिए अच्छा होगा। ये एक जगह रख पाएंगे। ऊपर से मैं भी कभी जानना चाहूं कि ड्यू डिलिजेंस की टीम का स्टेटस क्या चल रहा है, कितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, तो मुझे इन चारों से बात करने की जरूरत नहीं, सीधा रूम में घुसूंगा, कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देख लूंगा, मुझे मालूम चल जाएगा इतना इंफॉर्मेशन इनका कलेक्ट हो चुका है। वो अलग बात है कि आजकल डेटा रूम 2 तरीके से बन रहा है, फिजिकल डेटा रूम और वर्चुअल डेटा रूम। अभी मैं सब लाइन बाय लाइन पर आऊंगा, चिंता मत करो, अभी मैं ऊपर ऊपर बोल रहा हूं। फिजिकल डेटा रूम बोलो और वर्चुअल डेटा रूम, अभी मैं पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। और बताओ तो और भी कुछ था। तो प्री डिलीजेंस में ये होगा, चलो बिना देखे जोर से बोलो, क्या क्या। पहले लेटर ऑफ इंटेंट, इंटेंट का मतलब कि हाँ हम ड्यू डिलीजेंस ऐसा करवाना चाहते हैं, कौन कौन से फर्म तैयार हैं इसके लिए। दूसरे नंबर पे साइनिंग ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एंगेजमेंट लेटर। थर्ड, अब आप काम शुरू हो जाएगा, वो डीडी टीम आएगी और क्या करेगी, इसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता करके एक चेकलिस्ट तैयार कर लेगी कि डीडी में इनको क्या क्या चेक करना है। नंबर 4 क्या चीज, क्रिएशन ऑफ डेटा रूम। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होंगे इनके इधर उधर रख दिया जाएगा या उसका एक डेटा रूम बनाया जाएगा स्पेसिफिक, और वहीं पर उसको जमा किया जाएगा। आजकल डेटा रूम 2 तरीके से बन रहा है, फिजिकल डेटा रूम एंड वर्चुअल। मैं आपको बता दूं ज्यादातर वर्चुअल हो रहा है, ठीक है। चलिए जी, अब सेकेंड नंबर पे, अब क्या अब सारा काम मतलब तैयार हो गया, अब होगा ड्यू डिलिजेंस। क्या होगा, ड्यू डिलिजेंस। जब बताओ तो क्या लिखा था ड्यू डिलिजेंस में। चलिए अब होगा क्या, स्क्रूटनी। नहीं, स्क्रूटनी का स्पेलिंग गलत हो गया ना, रुको रुको रुको, स्क्रूटनी। अब ठीक है, टीएन हो ना। कभी कभी क्या होता है ना,
कि छोटे छोटे वर्ड आप दिन में 100 बार लिखते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। बोलो SCRUTINY, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा एक बात, डॉक्यूमेंट्स कौन वाले? पहले से तैयार करके रखा हुआ, डेटा रूम में तो है ही सब। अरे शुरुआत में डेटा रूम में सब कुछ क्या करके लागे थे? कलेक्ट करके रख लिए थे। अब सबको क्या किया जाएगा? स्क्रूटनाइज किया जाएगा। उसके बाद क्या अब ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बन जाएगा? मेकिंग ऑफ डीडी रिपोर्ट, मतलब हो गया, काम हो गया, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनके तैयार है ना। बाकी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के 4 आउटकम्स होते हैं, वो मैं भी बताऊंगा आपको, है ना, कि जो भी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आएगा उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, है ना। तो अच्छा चलो, ड्यू डिलिजेंस हो गया, बताओ तो अब ड्यू डिलिजेंस के बाद क्या होगा? पोस्ट में क्या क्या होगा, जल्दी बताओ। अब देखिए, आपका एंडेमिनिटी की बात हो सकती है। किसी बात हो सकती है? एंडेमिनिटी और वारंटी की बात हो सकती है। और बताओ ये क्या होता है? सुनो, जैसे ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में आया है कि इस कंपनी के अंदर बहुत सारे क्या हैं, नॉन कंप्लायंसेस हुए हुए हैं, और उससे इतनी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, इनके ऊपर पेनल्टी पनिशमेंट लग सकता है। वो किसको झेलना पड़ेगा तुरंत? अब जो अक्वायरर है। तो क्या इनसे इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाऊंगा अब, कि तुम भरोगे, अगर तुम्हारे वजह से मुझे लॉस वॉस हुआ तो तुम भरोगे। इसको बोलते हैं इंडेमनिटी। और दूसरा होता है वारंटी। वारंटी भी इंडेमनिटी फैमिली का ही है, कि तुम मुझे वारंटी दो कि अगले 1 साल तक कुछ ऐसी चीजें जो मुझे मालूम नहीं है लेकिन वो लायबिलिटी अराइज हो सकती है, तो उसके लिए भी तुम ही लायबल होगे। तो जो मालूम है उसके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा लिया जाता है, जो नहीं मालूम है उसके लिए क्या भरवा लिया जाता है? वारंटी डीड। समझ में आ गया? तो ये सब पोस्ट डिलिजेंस होगा ना, ड्यू डिलिजेंस खत्म होगा, डीडी रिपोर्ट आएगा, उसके बाद वारंटी की बात होगी ना, उसके बाद इंडेमनिटी की बात होगी ना। और बोलो है? अच्छा मैं बताऊं, पोस्ट डिलिजेंस में ये भी हो सकता है, एक चाहे तो अब यहां पर नेगोशिएशंस हो सकते हैं, नहीं हो सकता है? नेगोशिएशंस हो सकते हैं ना, कि मैं तुम्हें खरीदूंगा नहीं, या खरीदूंगा तो सस्ते में खरीदूंगा। नेगोशिएशंस, इंडेमनिटी, वारंटी। थर्ड बोलो, रेक्टिफिकेशंस के लिए लग सकता है, रेक्टिफिकेशंस करवाया जा सकता है। जैसे जो गलतियां पता चल गई हैं डीडी रिपोर्ट में, उनके रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, कंपाउंडिंग के लिए जा सकते हैं। नंबर 4 है ना, कंपाउंडिंग समझते हैं? देखो, अगर तुम्हारे हाथ से हो सकता है रेक्टिफिकेशन तो कर लेना, लेकिन अगर ये रेगुलेटर्स वाली बात है तो तुम कर लोगे रेक्टिफिकेशन, ये कंपाउंडिंग के लिए जाना पड़ेगा। कंपाउंडिंग और भी कुछ लिखवाया था, कितना ही है, एक्सेट्रा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ। चलो अभी उतारना मत, पहले सुन लो जरा। बताओ तो ड्यू डिलिजेंस के कितने स्टेज हैं? पहला स्टेज बोलो, प्री डिलिजेंस का मतलब क्या है? ड्यू डिलिजेंस से पहले, है ना। इसी बात पे लाइट ऑफ करो तो वहां से, हाँ करो। नहीं ये सिर्फ अभी ठीक किया था, नहीं हाँ ठीक, अब ठीक लगेगा। ये पर ज्यादा लाइट आ रहा था इस वजह से ऐसा हो रहा था। हाँ चलो बोलो, प्री डिलिजेंस में क्या क्या होगा? बताओ, ये प्री डिलिजेंस मतलब ड्यू डिलिजेंस चल रहा है या ड्यू डिलिजेंस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है? ड्यू डिलिजेंस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। बोलो सबसे पहला क्या होगा? लेटर ऑफ इंटेंट, किसकी तरफ से? जो करवाना चाहता है ड्यू डिलिजेंस। सेकंड, अगर लोग तैयार हो गए तो जो तैयार हो गई टीम, उसके साथ क्या होगा? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या एंगेजमेंट लेटर, जो बोल लीजिए आप। नंबर 3, चेकलिस्ट तैयार होगा। ये क्या मतलब, इन डेप्थ चेकलिस्ट है या प्रिलिमिनरी है? प्रिलिमिनरी है। उसके बाद अब इंफॉर्मेशन उठा के लाया जाएगा एज पर चेकलिस्ट, एज पर चेकलिस्ट, और उसको डेटा रूम में रखा जाएगा। डेटा रूम किस तरीके का हो सकता है? 2, फिजिकल और वर्चुअल। चलो ये हो गया। अब डेटा रूम में सारा इंफॉर्मेशन आ गया, सारा रजिस्टर, सारा रिकॉर्ड उठा के ले आए ये लोग। अब बताओ, अब होगा ड्यू डिलिजेंस। यस, ड्यू डिलिजेंस में क्या होगा? जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं सबका क्या करेंगे? स्क्रूटनी करेंगे। क्या करेंगे? स्क्रूटनी करेंगे। अच्छा, स्क्रूटनी करने के बाद क्या फाइनली ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बन जाएगा? फाइनली ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बन जाएगा। अच्छा, जो भी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना है उसके 4 आउटकम हो सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी कुछ दिन में, है ना। और उसके बाद चलिए ड्यू डिलिजेंस हो गया। अब उसके बाद क्या चलेगा? पोस्ट ड्यू डिलिजेंस। पोस्ट डिलिजेंस में क्या हो सकता है? सबसे पहले नेगोशिएशन शुरू होंगे। नेगोशिएशंस में फिर वारंटी, इंडेमनिटी की बात हो सकती है। उसके बाद जो गलतियां हुई हैं उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, जो पता चली हैं ड्यू डिलिजेंस के अंदर गलतियां, और जो भी पेनल्टी पनिशमेंट लगने के चांसेस हैं, कंपाउंडिंग अपॉइंडिंग कराया जा सकता है। और ये सब तो चलते रहता है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो उतारो इसको।
कुछ जगह पे बहुत कूलिंग है, यहाँ पे कूलिंग रहती है ना एसी की। मैंने अमीर गरीब बहुत ज्यादा है, मेरे यहाँ वहां पे बहुत गरीबी है। हाँ, यहाँ पे तो बहुत गरीबी, इतनी गर्मी है ना यहाँ पे। अरे इतने कंप्यूटर लगे हुए हैं ना, सबकी गर्मी आ जाती। चलो उतारो तो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूं तब तक। कल कंपनी लोग को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया एग्जीक्यूटिव में, उसका टीजर भी लॉन्च हो गया वहां पे। और कंपनी लॉ मैनेजमेंट कमेटी में आप लोग में से कोई बच्चा था क्या जब एग्जीक्यूटिव में तुम लोग थे? तो मैनेजमेंट कमेटी में नहीं थे, और कंपनी लोग क्विज की टीम में थे। कितने बच्चे थे? तुम इतने बच्चे थे ना? हाँ, मुझे तुम साथ फाइनल तक गई थी तुम्हारी टीम। हाँ, मुझे सेमीफाइनल तक मुझे याद है ना। और तुम तो शुरू में हार गए थे। अच्छा, फाइनल में तो कितना गुस्सा हो गया सोचो, इसलिए जानबूझ के मैंने बोला। एनएससी टीम, पिछली बार एनसीएलटी टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन जीत तो वो गई थी एनएससी जीत गई थी। और इधर जो था जरा बेइज्जती करूं, वो तो सबसे पहले शायद सेमीफाइनल तक कैसे? नहीं तो झूठ है ना, है? अच्छा, तुम लोग नहीं आ रहा था। और कौन कौन थे? कौन था? और कौन से टीम में थे? बीएससी, ये कहां था? शुरू में हार गया। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री किसको मिला था? इसको एनसीएलटी। अच्छा, वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला फाइनल तक पहुंच गया था, किस्मत पे हुआ था ये तो। अच्छा, इस बार बता दे रहा हूं, कंपनी लॉ क्विज मैनेजमेंट कमेटी 2019 के लिए पिछले बार 20 मेंबर थे कि 15 मेंबर थे उसमें? नहीं, उसमें मैनेजमेंट वाले में याद है तुम लोग को? मैंने 12 बोला है, 12, लेकिन 12 के लिए एप्लीकेशन मंगवाया, 80 बच्चे का एप्लीकेशन आ गया। मतलब इस बार बच्चा इतना इंथुसियास्टिक है कंपनी लॉ क्विज को लेके, क्योंकि कंपनी लॉ क्विज हर साल और बड़े लेवल पे जा रहा है और बड़ा ही होता जा रहा है, तो बच्चों का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसको लेके। अब हमने इसके लिए इंटरव्यू उतारते हुए ना, बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूं, पेन रोक के मत सुनने लगना, है ना। हमने इंटरव्यू का रखा कि इंटरव्यू में फिर बच्चों को हम क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। लेकिन फिर मुझे बाद में लगा कि 80-90 बच्चों को बुलाऊं, और मैंने बोल दिया प्रोफेशनल ड्रेस में आना इंटरव्यू के लिए। सारा बच्चा जाके खरीद भी लिया फॉर्मल ड्रेस, मतलब इतना ज्यादा वो था। अब मुझे लगा अब रिजेक्ट करूंगा तो रोने लगेगा सब, तो फिर मैंने क्या किया, इंटरनली इंटरव्यूअर जो थे उनसे सेलेक्ट करवा दिया। और सिर्फ एंकर के लिए हमने आज, तो आपने देखा होगा मेरे स्टेटस पे ही लिखा हुआ था, तुम लोग नहीं देखते स्टेटस, तुम लोग नहीं जुड़े हुए मेरे साथ। आप लोग ना मेरे नंबर में लिख देता हूं अभी, उस पर वो भेज देना रिक्वेस्ट के सर हम फाइनल के स्टूडेंट हैं, हमारा ये नाम है, हमारा नाम ऐड कर लीजिए, तो हम तुम्हारा नाम ऐड कर लेंगे प्रोफेशनल के नाम से। और स्टेटस में मेरा सब कुछ इन्फॉर्मेशन आता रहता है, अगर आप देखेंगे तो कभी कभी मेरे फोटो भी आते रहते हैं, है ना। अच्छा, उस केस में क्या है, तो रिजेक्ट कर सिर्फ अनाउंसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होस्ट क्या बोलते हैं जो बोलता है, एंकर ही बोलते हैं, होस्ट नहीं बोलते, होस्ट भी बोलते हैं शायद, है। तो एंकर के लिए सिर्फ आज इंटरव्यू होगा शाम 4 बजे। तो आप में से कोई बच्चा अगर एंकरिंग के लिए जाना चाहता है तो शाम 4 बजे पीबीसी बिल्डिंग में इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू की टीम 6 टीचर्स की है और 6 टीचर्स इंटरव्यू लेंगे आज, है ना, ये कहानी है। बाकी 900 बच्चे एग्जाम देंगे इस बार क्यूएसटी का, क्विज सिलेक्शन टेस्ट, और उसमें से फाइनल की टीम तो एमसी टीम होती है, तो फाइनल है, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एग्जीक्यूटिव की जो 9 टीम होती है, कितने बच्चे होते हैं उसमें? 20 बच्चे एक में, तो 9 में कितने हुए? 180। सारे 900 बच्चे में से 180 बच्चे सेलेक्ट होंगे बस क्यूएसटी में, ये हालत है। जब मैंने कल लिख दिया कि अब इंटरव्यू नहीं होगा, बहुत बच्चा गुस्सा हो गया, सब व्हाट्सएप पे मुझे लिख रहा था ऐसा तो नहीं होता है, हम समझ गया पुराने स्टूडेंट को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, हम नए नए एग्जीक्यूटिव में आए हैं, आप फाउंडेशन वाले को सेलेक्ट करेंगे, जो फाउंडेशन के टीचर इंटरव्यू ले रहे हैं तो वही सेलेक्ट होगा। मैंने कहा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यह है कि जो बच्चा पहले कंपनी लोग क्विज में रहा है वो थोड़ा जानता है कि हमारा बेंचमार्क क्या है, और इस बार कैश अवार्ड भी है। पिछले बार हमने कहा था लेकिन हम भूल ही गए, इतना हल्ला उल्ला हो गया, भूल ही गए। लेकिन इस बार हम पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस बार वो चेक वाला नहीं होता जैसे वर्ल्ड कप में, या वो एक बड़ा सा चेक नहीं देता है, वो ऐसा करके चेक वर्क देंगे हम, ऐसा हम सोच रहे हैं, ये प्लानिंग चल रही है। तो देखो हर बार पिछले कंपनी लोग को इससे अच्छा होना ना, इस बार तो कुछ ऐसा करेंगे। जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो तो मिलेंगे, ट्रॉफी जो मिलती है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा। अब इस बार सोच रहा हूं कि कैश प्राइज भी थोड़ा सा रखूं, बच्चे में मोटिवेशन रहता है इस बात का। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। और एमसीए टीम पहले राउंड से बाहर, अच्छा लगा सुन के कि जाओगे आगे तक पहुंचोगे तुम लोग। पर मुझे लगता है अभी तुम तुरंत एग्जीक्यूटिव से आए हो, नॉलेज तो होगा ही तुम लोग में। मैं बता दूंगा चैप्टर कौन कौन आने वाला है,
हाँ, चैप्टर क्विज का वो तो सिलेबस तो होता ही है। तो तुम लोग में से एग्जीक्यूटिव में जब जब आने का मन हो तो आ जाना तुम लोग, है ना। अगर कोई कोई चैप्टर में दिक्कत है तो फाइनल में तो सभी है ना। मैंने तो बोला ही हुआ। अब जैसे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर है वो मैं कराऊंगा तो तुम लोग के लिए मैंडेटरी हो जाएगा वहां आना। मेंबर इन कंपनी जो चैप्टर नहीं RCDNCR में दिया है वो मैंडेटरी होगा तुम्हारे लिए आना। उन सब में मैंडेटरी है। अगर नहीं आ पाएंगे किसी वजह से कि टाइम क्लैश कर रहा है, मान लो यहीं के किसी सब्जेक्ट से, तो लास्ट में वीडियो क्लास चलवाऊंगा उसका। पर वो पढ़ना जरूर है। इसको मत समझना कि सेल्फ स्टडी के लिए बोल दे तो तुम छोड़ दोगे, तो सो होने वाला नहीं है। वो पूरा सिलेबस में है, कोर्स में है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। समझ में आ गया ना। तो इसलिए तैयार रहिए कंपनी लॉ क्विज के लिए। एमसीए टीम का काउंसलर मैं ही हूं, इसलिए आप सबों को मैं डेली आके कुछ ना कुछ बोलता रहता हूं जिससे आप में गर्मी बनी रहे, है ना। और अगर तुम लोग इस बार हारे, फाइनल बच्चा को कोई भी, इतना बच्चा चिढ़ाता है एग्जीक्यूटिव, तुम ही लोग चिढ़ाए होगे, फाइनल की टीम हार गई, फाइनल की टीम हार गई, है ना, इन्हीं की टीम हार गई, ऐसे ऐसे। और मैं कभी कभी हेल्प भी करता हूं वहां पे। अब मेरे को बहुत आरोप, बच्चा समझे हल्ला करता है, आप सर कुछ नहीं बोलेंगे, फाइनल की टीम में आप इशारा मार रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें होती हैं वहां पे। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मैं लाइन बाय लाइन टैली करा दे रहा हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले प्री डिलीजेंस में क्या क्या होगा जल्दी बताओ। लेटर ऑफ इंटेंट साइन होगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एंगेजमेंट लेटर, ये सब कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो कि पूरे किए जाएंगे, है ना। उसके बाद ड्यू डिलिजेंस टीम किसके पास जाएगी, कंपनी के पास, और कंपनी से क्या मांगेगी, बेसिक इंफॉर्मेशन, और उसके हिसाब से क्या बना लेगी, अपना चेकलिस्ट। उसके बाद अच्छा चेकलिस्ट पहली बार वहां से बनेगा या मैं भी कोई चेकलिस्ट दे सकता हूं कि मैं चाहता हूं इन मुद्दों को चेक करो तुम। पर जनरली मुझे लगता है मैं ही देता हूंगा। अरे जो ड्यू डिलिजेंस करवा रहा होगा वो तो अपना चेकलिस्ट देता ही होगा कि भाई ये चेकलिस्ट है, इन पॉइंट पर तुम्हें क्या करना है, ड्यू डिलिजेंस करना है। बाकी ये लोग अपना भी दिमाग लगा सकते हैं। अगला, हर चेकलिस्ट के हिसाब से जितने भी इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद सारे पेपर्स ऊपर इकट्ठा किया जाएगा कि अब ड्यू डिलिजेंस करने जाना है, और पहले से क्या बना के रख लेना है, डेटा रूम बना के रख लेना है। मेन जो है डेटा रूम के बारे में बात करते हैं। अच्छा ये बात है, डेटा रूम होता क्या है, अ डेटा रूम प्रोवाइड्स ऑल इंपॉर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन which may be on financial, regulatory, IPR, marketing, press report or any other important material aspect pertaining to a business transaction। अच्छा बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है यहाँ पे, मर्जर, अमालगमेशन, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर। तो जैसा ट्रांजेक्शन है उस तरीके का डॉक्यूमेंट आपको डेटा रूम में रखा जाता है। तो डेटा रूम इज ए स्पेशल, है ना, रूम जहां पे ड्यू डिलिजेंस से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, है ना। जरा देखो एक बार और मैं बता रहा हूं। अब वो क्या, अच्छा क्या लगता है आपको कि ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे जाते होंगे या फोटो कॉपीज? कैसे पता चला, कहां लिखा फोटो कॉपीज? अच्छा फोटो कॉपीज एंड स्कैनिंग मशीन्स, ये सब वहां पर रखे रहते हैं। एक बात बताओ, ये कंपनी है, ये अपनी चल रही है आराम से, आपको लगता है कि सारा डॉक्यूमेंट तुमको दे देगी डेटा रूम में रखने के लिए? कि वो हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट वो आपको दे भी दे, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट वो आपको ना दे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत इनसे डॉक्यूमेंट लेके फोटो कॉपी करके अपने पास रख लो, इनसे डॉक्यूमेंट लेके स्कैन करके अपने पास रख लो। तो डेटा रूम में जरूरी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सारे, आपको लगता है ये अपना दे देगा सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको? मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, केस का सारा डॉक्यूमेंट तुमको दे दिया, मान लो तुम्हारा डेटा रूम घटिया था, चूहा उधर घूम रहा था, खा गया उसको बेचारा, इसका तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या देगा वो, बहुत बार हो सकता है फोटो कॉपीज देगा या क्या कहेगा, स्कैन करके रख लो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो सकता है आपको ना दे। तो कभी कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दे सकता है ये, कभी कभी आपको फोटो कॉपीज और स्कैन डॉक्यूमेंट से भी काम चलाना पड़ सकता है। बॉक्स बनाते रहना, ये सब कीवर्ड्स बता रहा हूं। चलिए उसके बाद ये जरा पढ़ते हैं। अच्छा डेटा रूम क्यों बनाया जाता है, आप चाहे नीड बोल लो चाहे पर्पस बोल लो, लिखो नीड बोलिए, पर्पस बोलिए, रोल बोलिए, बात सब सेम है। नीड, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, रोल, है ना, ये सब क्या हो गया एग्जैक्टली, बात इज सेम। ठीक है, जरा देखिए तो। अच्छा सब बेनिफिट्स भी लिख लो, हाँ बेनिफिट्स। चलिए सबसे पहला, अच्छा बायर कौन होता है, अच्छा इस ट्रांजेक्शन में बायर कौन है, अरे मैं एक्वायरर ना। अच्छा एक्वायरर के मन में कुछ एम्बिगिटी क्या होता है, कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना, क्योंकि वो डेटा रूम में अपने आंख से जाके क्या देख लेगा, वो टारगेट कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट देख लेगा। जैसे मान लो ये अपने बारे में तो अच्छा ही बताएगा हमेशा, ये क्या बता रहा मालूम है, हमारे कोई केस नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब हम गए डेटा रूम में 5 केसेस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट वहां रखे हुए,
तो बताओ, जो हमें डर था कि झूठ भी बोल सकता है और इस बात को लेकर मैं कंफ्यूज था, वो कंफ्यूजन दूर होगा कि नहीं दूर होगा, पहले बताइए। तो डेटा रूम बनने से अच्छा किन किन चीजों के बारे में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, कि सामने वाली कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, सस्टेनेबिलिटी है या नहीं, सच में समझते हैं कि ये कंपनी आगे चल भी पाएगी या नहीं, इन सब के बारे में जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाता है किससे, डेटा रूम में जाने से। दूसरा, अच्छा एक बात बताइए, अब जब डेटा रूम बन रहा है, बेसिकली डेटा रूम का फायदा कम, ड्यू डिलिजेंस का फायदा ज्यादा बता रहा है, और ड्यू डिलिजेंस होना ही किस रूम में है, डेटा रूम में होना है, इसलिए दोनों का ऑब्जेक्टिव एक जैसा ही लग रहा है। अच्छा, डेटा रूम में जाने से क्या इनके बारे में मुझे मटेरियल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, मटेरियल इंफॉर्मेशन मतलब मेन इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, जिससे कि मैं इनके बारे में क्या कर पाऊंगा, सॉर्ट एनालिसिस कर पाऊंगा और एक अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं कि मुझे इनको खरीदना चाहिए या नहीं। अगला, हाँ ये बताया था, मुझे तो लगता है ड्यू डिलिजेंस का भी फायदा यही है, तो ऑब्लिक करके ना, डेटा रूम ऑब्लिक करके ड्यू डिलिजेंस में लिखी दो। एग्जाम में कभी पूछ लिया कि ड्यू डिलिजेंस के क्या फायदे हैं, तो इन सारे पॉइंट में से भी कुछ पॉइंट उठा के वहां जोड़ सकते हो। अच्छा एक बात बताइए, जब इनके बारे में सॉर्ट एनालिसिस कर लूंगा, सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूंगा, तो क्या मैं बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाऊंगा कि हाँ भाई अब तो मैंने देख लिया तुम्हारे बारे में सब कुछ, जितना हीरो बन रहे थे तुम, ऐसी कोई बात है नहीं तुम में, है ना, तो अब तो हम तुमको ज्यादा पैसा नहीं देंगे, उतना ज्यादा इज्जत नहीं देंगे, तैयार हो तो बोलो। तो क्या बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाऊंगा मैं, वो आऊंगा तब जब इसके बारे में सब कुछ पता चलेगा। अगला, अच्छा एक बात बताइए, ये क्या लिखा हो जरा देखो तो, क्या इसके बारे में कुछ हिडन इंफॉर्मेशन भी मुझे मालूम चल जाएंगी, अरे बोलो, इनके बारे में मुझे कुछ हिडन, जैसे फॉर एग्जांपल वहां लिखा हुआ है बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसकी एंट्री बैलेंस शीट में नहीं होती। आप जानते हैं, आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के तो उतनी बात पता लगा सकते हो ना जितना उसमें लिखा हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन जो बैलेंस शीट में है ही नहीं, उसके बारे में तो नहीं पता लगा पाएंगे, लेकिन ड्यू डिलिजेंस की टीम तो एक्सपर्ट है, वो तो खोज खोज के निकाल लेगी। तो क्या लगता है आपको कि रिस्क आपका कम होगा, और जो सेलर हो सकता है झूठ बोल रहा हो, छिपा के रखा हो, मतलब हिडन चीजें भी बाहर आ जाएंगी। और बोलो, एक्सपर्ट का टीम भेजा है ना मैंने, एक्सपर्ट का टीम भेजा, एक्सपर्ट का यही काम है कि हिडन को निकाल के लाओ तुम। आजकल ऐसे भी 99% लोग, 99 से ज्यादा, मुझे लगता है 100% लोग भारत में ऐसे हैं जो ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन ज्यादा रखते हैं, है ना। जैसे किसी कंपनी के, किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी के बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि एसेट 5 करोड़ का है, तो मान के चलना 15 करोड़ का जरूर होगा। ये सबको मालूम रहता है ये चीज, इनकम टैक्स वाले को भी मालूम है, इनकम टैक्स वाला खुद भी तो अपना बैलेंस शीट बनाता है, तो मालूम सबको सब कुछ है। आप जानते नहीं, ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं 1 करोड़ में और उसका सर्कल रेट आता है 20 लाख, तो उस पर क्या बैलेंस शीट पे क्या चढ़ता है 20 लाख, पर सच में तो 1 करोड़ का खरीदा हुआ ना, तो 80 लाख क्या हो जाता है उसमें, ब्लैक मनी, यही है ना। चलिए, आप में से कितने बच्चे रिटर्न फाइल करते हैं अपने नाम से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी लोग पापा जी हैं ना, पिताजी हैं, उन्हीं के रिटर्न में हम जुड़ जाएंगे। आपको बताओ मैं, रिटर्न फाइल करने के फायदे होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि रिटर्न फाइल करूंगा तो टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा बताओ तो अभी कितने तक का टैक्स, मतलब वो रिबेट वाला है? 5 लाख, है ना। अगर 5 ही लाख इनकम है तब 5 लाख तक ये होता है ना, लेकिन 5 लाख से ज्यादा है तो 2.5 लाख शायद, ये ना। तो 5 लाख तक ही दिखा दो तुम लोग अपना। जैसे ये बच्चा मान लो पिछले साल में 3 लाख दिखाया, इस साल में 2 लाख दिखा दिया, अगले साल में 4 लाख दिखा दिया, और अगले साल में 5 दिखा दिया, तो ऐसे ऐसे दिखाने से जानते हो 4 साल में इसका लगभग 20-25 लाख का इनकम सरकार के नजर में बन गया। अब लोन लेने जाएगा ना, आराम से इसको सोर्स क्रिएट करता है ना। क्या ट्यूशन पढ़ाता हूं, देखो बोला ना मैंने, स्टूडेंट सबसे ज्यादा यही दिखाता है कि हम क्या पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन पढ़ा के दिखा दो, और उससे क्या होगा ना, तुम्हारा नेटवर्थ बनता जाएगा। कभी जिंदगी में लोन लेने की जरूरत पड़ गई ना तो तुरंत लोन मिल जाएगा। अभी आप में से जो जितना बच्चा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, लोन लेने जाओ 1 रुपया का लोन नहीं मिलेगा तुम, है ना। अब समझ में आया? कोई बता, अब आंखें खुली आपको। 31 अगस्त लास्ट डेट था क्या? लेट फाइल अब हो सकता है अभी भी, कितने दिन तक हो सकता है? टैक्स में कितना मार्क्स लाए हो एग्जीक्यूटिव में तुम लोग? क्या? नहीं, लेट वाला होता है बिलेटेड रिटर्न। नहीं, मैंने सुना बिलेटेड रिटर्न में 5,000 का पेनल्टी लगता है, ऐसा कुछ है। 5,000 ना, 5,000 है अब, 5,000 प्लस
डिपेंडिंग ऑन द इनकम। तो खैर हम लोग को तो 5,000 लगेगा, हालात देख के नहीं देख रहे हो, है ना। तो एक बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर देना तुम लोग। बाकी अभी संदीप सरावत सर आएंगे ना, तुम लोग फाइनल में टैक्स पढ़ाते हैं, उनसे ज्यादा पूछना, मुझे कहाँ मालूम, मैं तो सुनी सुनाई बात बोलता हूँ, है ना। पर यह है कि लोन वोन के मामले में रिटर्न की बहुत जरूरत होती है, और लोन किसी को भी कभी भी लेना पड़ सकता है, आप याद रखिएगा, है ना। आप सीएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, पीसीएस के फॉर्म खोलने के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है ना। और आप कुछ बोल रहे हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है, पैसा होने के बावजूद भी लोग लोन लेते हैं, मालूम है ना। उसे सिंपैथी मिलती है सरकार से कि अच्छा लोन पे चल रहा है, क्या छापा मारूं इस पे। अच्छा रिलायंस जैसी कंपनी है ना, उसका भी लोन है ना, तो फिर क्या कहोगे। लोन 80% लोन पे रहता है ये लोग, तो फिर चलिए अगला। अच्छा एक बात बताइए, जब ड्यू डिलिजेंस होगा तो इनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन पता चलेगा। अच्छा सारा इंफॉर्मेशन पता चलने से क्या इसका बेटर वैल्यूएशन मैं कर सकता हूं। ऐसे मैं बताऊं, दोनों को फायदा होता है, जरूरी नहीं कि फ्रॉडलेंट हो, हमेशा झूठी बोले, बहुत बार इनको खुद का भी वैल्यूएशन पता चलता है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल है कोई, और आपको ही नहीं मालूम है कि मोबाइल कितने में मेरा बिकेगा। अब मेरे से कोई पूछे कि मोबाइल कितने में बेचेंगे, तो मैं बोला 80,000 में खरीदा हूं तो 82,000 में बेचूंगा। लेकिन जब मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे सही पता चलेगा कि ये कितने में बिक सकता है। अच्छा सर बताओ कितने में बिक सकता है। 80 में खरीदा है, सोच लो, और अभी 5 दिन पहले 8 दिन पहले खरीदा है। 35 कौन बोला, 35 में छूने ना तुम्हें। 50-60 अभी 5 दिन भी नहीं हुआ, ठीक 10 दिन भी नहीं हुआ। कितना में 65-70 में 10,000 का लॉस तुरंत हो गया दुकान से निकलते ही। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है यार, कितना जोर से बोल रहा है, देखो एकदम बेइज्जती कर रहा है। सेकेंड हैंड है भाई, अच्छा सेकेंड हैंड, लेकिन ये फर्स्ट हैंड जैसा ही है, इसमें मैंने कुछ किया नहीं अभी तक। जैसा वैसा कुछ नहीं होता। अच्छा चलिए जी। अच्छा डेटा रूम कितने तरीके से बनता है, 2 तरीके से, जरा बताओ तो कौन कौन। फिजिकल डेटा रूम और वर्चुअल डेटा रूम, है ना। सबसे पहले एक काम और करते हैं एग्जैक्टली, यहां फिर से ना दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों के बीच में जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो दोनों के बारे में और अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो बताओ तो। फिजिकल डेटा रूम, दूसरा वर्चुअल डेटा रूम। जरा बताओ तो फिजिकल डेटा रूम में होता क्या, सुनो। जैसे ये रूम है ना, ये रूम बना दिया, ये है फिजिकल डेटा रूम। और वर्चुअल में क्या होता है समझा देता हूं। एक वेबसाइट बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, वेबसाइट बना लो, MIS बना लो, समझते MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो बना लो, मतलब एक वेब लिंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेब लिंक बन जाएगा। तुम वेबसाइट ही समझो, एक वेबसाइट बन गया। जितने भी डॉक्यूमेंट इनसे लिए जाएंगे सबको, या तो इनके ई डॉक्यूमेंट्स होंगे तो बड़ी खुशी की बात, सीधा ही डाल दूंगा किस पर, वेबसाइट पर। लेकिन अगर इसके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं तो स्कैन करके डाल दूंगा। नहीं समझ में आया, स्कैन करके डाल दूंगा। वेबसाइट पे मैं डालता रहूंगा, कहां डालता रहूंगा, वेबसाइट पे। अब देखो इससे कितना फायदा होगा वेबसाइट पे डालने से। वेबसाइट पे डालेंगे और ये चारों क्या करेगा, डालेगा ये लोग, तो वेबसाइट इन्होंने बनवाया होगा, उसका मुझे पासवर्ड दे देगा। तो क्या मुझे फिजिकली आने की जरूरत है कोई डेटा रूम सब में, कि पासवर्ड के थ्रू घर बैठे बैठे मैं डेटा रूम में घुस जाऊंगा। अरे बोलो, है ना। आप क्या करेंगे, पासवर्ड के थ्रू क्या करेंगे, पासवर्ड के थ्रू एंटर कर जाएंगे वेबसाइट में, और घर बैठे बैठे कहीं भी आप डेटा रूम के सारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। जो सारे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक होंगे, वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, आराम से देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो मतलब फिजिकल डेटा रूम में क्या होता है, रूम होता है, यस। और वर्चुअल वाले में, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट ये सब बनाया जाता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट ये लोग वहां स्टोर करते रहेंगे, अब मुझे वो पासवर्ड दे देंगे। इन लोग के पास भी पासवर्ड होगा जिससे कि वो उसको एक्सेस करते रहेंगे। ये पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे डॉक्यूमेंट डालने में, मैं पासवर्ड का इस्तेमाल करूंगा इनका डॉक्यूमेंट देखने में। समझ में आ गया। अब देखो जरा बताओ तो सबसे पहले हेडिंग बोलो, ये बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बोलो। अच्छा फिजिकल डेटा रूम है तो उसमें डॉक्यूमेंट कौन से फॉर्म में होता होगा, पेपर, फाइल, बॉक्सेस और टेंजिबल थिंग। अरे फिजिकल टेंजिबल ही होता है ना, फिजिकल मतलब पेपर ऊपर, मतलब फिजिकल चीज। लेकिन वर्चुअल डेटा रूम में आपको लगता है फिजिकल होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होगा, डिजिटल, सॉफ्ट कॉपीज, वीडियो, ऑडियो, ये सब होगा ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेबसाइट पर ऐसा होगा कि वेबसाइट है, कंप्यूटर से पेज निकल रहा है, या कंप्यूटर में पेज घुसा दिया जाके, कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, ई डॉक्यूमेंट्स होंगे, ई डॉक्यूमेंट्स होंगे। अच्छा चलो जल्दी से बोलो, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा फिजिकल डेटा रूम का सिक्योरिटी कैसे करोगे, ताला लगा के,
और ताला लगाएंगे ना, रूम का सिक्योरिटी कैसे होगा? गेट लगा दोगे, ताला लगा दोगे, या एक आदमी वहां बैठा दोगे दिन रात, किसी को क्या बोलेंगे? गार्ड, गार्ड ही बोलेंगे ना, जो गार्ड बैठा रहेगा बाहर। तो गार्ड के ऊपर ही, गार्ड के विश्वास पर आप पूरा छोड़ रहे हैं, आइए ना। लेकिन जो वर्चुअल डेटा रूम होता है वो ज्यादा सिक्योर होता है। क्यों? क्या दे देंगे? लॉग इन एंड पासवर्ड। तुम्हें क्या लगता है दोनों में ज्यादा सिक्योर कौन है? फिजिकल डेटा रूम या वर्चुअल? फिजिकल डेटा रूम में आग लग सकती है, नहीं लग सकती है? वर्चुअल डेटा रूम में कैसे आग लगी? इंटरनेट के अंदर आग घुस गई, और इंटरनेट के, अच्छा से सुनो, अब बोलो सर वेबसाइट है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आग लगी, मैं बोल रहा हूं इंटरनेट पे बनाओगे, तो इंटरनेट तो हमेशा ही रहता है ना, नहीं समझे? जैसे आईसीआईसी का वेबसाइट इसमें खोलते हैं और यहाँ आग लग गई, तो आईसीआईसी का वेबसाइट में आग लग गई, कि आईसीआईसी का वेबसाइट कहीं भी खुल सकता है अभी भी, तो फिर तो मुझे, मेरा मानना ज्यादा सिक्योर कौन है एग्जैक्टली? वर्चुअल डेटा रूम। बाकी जरा बताओ तो, हेडिंग बोलो, क्या लगता है फिजिकल डेटा रूम बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा कि वर्चुअल? फिजिकल, पहले रूम लो, पेंट वेंट करवाओ, अलमारी सब रखो, नहीं ना लाना पड़ेगा, बहुत सारा अलमारी लाना पड़ेगा जिसमें रखेंगे सब कुछ, अलमारी लाओ, उस टेबल कुर्सी लगाओ, हजार चक्कर है ना। लेकिन वर्चुअल में एक वेबसाइट बनाना है, और जानते हो ये आईटी इंजीनियर सब जो होते हैं, जो आईटी इंजीनियर का कोर्स कर लेते हैं, पूरा इंजीनियरिंग कर लेते हैं, वेबसाइट तो ऐसे बनाता है ऐसे खिलौना है, जैसे हम लोग एमओए नहीं बनाते हैं, हम लोग एमओए क्या है? खिलौना है, टेबल ABCDEFGHIJ तक जाता है, फॉर्मेट लिखा हुआ है, कॉपी मार देते हैं, ऐसे ही लोग वेबसाइट बनाता है। अगर आपको कोई दोस्त आईटी इंजीनियर सबों से बात करना, अगर सही ढंग से इंजीनियरिंग किया होगा तब, अब जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, टुटुपुटिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब इन सबसे नहीं, मतलब IIT सबसे किया हो, तो आपको मालूम है ये लोग वेबसाइट डेली शाम वाम इधर उधर देखा, कुछ काम नहीं, वेबसाइट बना दी। देखते हैं 5,000 में वेबसाइट बनता है GoDaddy.com, GoDaddy में शायद 5,000 भी नहीं लेता, 1,000 ही लेता है, शायद 1,000-2,000 लेता है, और आपका वेबसाइट बना देता है। तो बताइए वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगेगा? आईटी इंजीनियर को कितना टाइम लगेगा? और बहुत हाई फाई भी बनाओगे, बहुत फोल्डर वोल्डर बनाओगे, है ना, बहुत तरीके का लॉगिन वोगिन बनाओगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, और क्या होता है? अरे उनका भी, वो भी कॉपी मारते हैं भाई, उनका भी प्री ड्राफ्टेड सॉफ्टवेयर होता है। जैसे लॉगिन आईडी बनाना है तो थोड़ी बैठ के बनाता रहता है, तो लॉगिन आईडी वाला कोई सॉफ्टवेयर उठा के डाल देता है उसमें, वो लॉगिन वाला काम करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या लगता है ज्यादा टाइम किस में लगता होगा? फिजिकल वाले में, वर्चुअल वाले में ज्यादा टाइम लगता नहीं। अच्छा, क्या लगता है ज्यादा महंगा कौन है? क्यों? रूम लो, रूम का रेंट नहीं दोगे, गार्ड बैठाओगे उसका रेंट नहीं दोगे, एसी लगाओगे उसका खर्चा नहीं आएगा, फिर ये बिजली पानी 1000 तरीके का चक्कर है। लेकिन वेबसाइट में बिजली पानी देना पड़ता है क्या? या गार्ड वार्ड बैठा है वेबसाइट के अंदर? तो वेबसाइट वाले में उतना खर्चा नहीं है ना। इसलिए ज्यादातर लोग आजकल क्या कर रहे हैं, फिजिकल क्लास कम दे रहे हैं, वो पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, वो सब ज्यादा दे रहे हैं, फीस लगभग बराबर रखते हैं। अब फिजिकल में क्या होता है, स्टूडेंट आया तो सर्विस देना पड़ता है, लाइट जल रही है, स्टाफ घूम रहा है, 50 तरीके का झंझट है। अब वर्चुअल और उसमें क्या है कि बच्चा बस अपने घर पे बैठ के पढ़ रहा है, उसको कोई सर्विस देने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने देखा होगा आजकल 90% लोग किसमें घुस गए हैं, पेन ड्राइव में, और क्या बोलते हैं उसको, गूगल ड्राइव, इन सब में जा रहे हैं वो लोग। और जैसा फाइनल का स्ट्रक्चर आने वाला है आने वाले समय में, ये गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव ही होने वाला है, फिजिकल तो बहुत कम ही हो जाएगा, अगर वही वाला स्ट्रक्चर आया तो जो ड्राफ्टेड था। अब देखते हैं क्या होता है। अब तो टाइम नवंबर तक है ना, कि सितंबर तक ही था? 19 सितंबर तो नजदीक है। अब तुम लोगों ने वो किया कि नहीं, विरोध में लिखा कि नहीं ईमेल? हाँ, ICSI को जरूर लिख दो, अलग अलग आईडी बना के, अपने आईडी से नहीं। बाबा क्या तेज है, देखो ऐसा लग रहा है रिजल्ट ठोक देगा मेरा। अरे ऐसा नहीं है ना। अरे ICSI की वेबसाइट पे फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट पे, इस ईमेल आईडी पे आप विरोध कर सकते हैं। मैंने 2 बात पे विरोध कर दिया अपना, फाउंडेशन हटना नहीं चाहिए, और दूसरा आपका 21 महीने की ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर ये कंडीशन मत लगाइए कि एग्जीक्यूटिव के बाद पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करो तो ही फाइनल में बैठोगे, ये वाला चीज ठीक नहीं है। तो ये 2 चीज पे तो मैंने किया है। कब आया? नहीं, वो विजन 2022 वाला में तो नहीं देख रहे हो तुम? कब आया है? 2-3 दिन पहले। मैं एक बार देख लूंगा। अच्छा, सर्कुलर आया, मुझे पता नहीं है। इसका मतलब तो लग रहा है लाएगा, इसका मतलब जब इतना काम कर रहा है तो। अच्छा, उस पर भी कमेंट मांगा है? कहाँ है बताओ तो, किस में देखे? लेटेस्ट में ये ड्राफ्ट? अच्छा हाँ ठीक ही बोलो। अच्छा, ड्राफ्ट CS एग्जीक्यूटिव, अच्छा यही तो है,
CSEET, फाउंडेशन का रिप्लेसमेंट यही है ना? अच्छा अच्छा, गलत बात है ना? पहला क्या है? बिजनेस। चारों सब्जेक्ट का नाम क्या है? पहला लाएगा ही, इसका मतलब मुझे तो लग रहा है 2020 से ला रहा है। बिजनेस कम्युनिकेशन नंबर 1। दूसरा क्या है? लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें तो लॉ है, हाँ लॉ तो है। अच्छा, अपने बारे में बताया, देखो अपने बारे में मिशन विजन की, मेरे बारे में तो जरूर जानो तुम, है ना? ये रीजनिंग क्या ला दिया यार? रीजनिंग वही होता है ना कि वो बच्चा जा रहा है, अगर उसको चाचा बोल रहा है तो उसका भाई है तो वो उसको क्या बोलेगा? अरे वो उसको क्या बोलेगा वो जानेगा, मैं क्यों जानूंगा बैठ के? अरे बड़ा खराब होता है ये, है? और ये वो इसमें फेसबुक पे आता है कि 2 घोड़ा मिला के 4 है, तो 1 घोड़ा कुत्ता को जोड़ दो तो क्या निकलेगा? क्या ये भी रीजनिंग है? नहीं ऐसे बहुत टाइम मेरे जैसा आदमी इसका मैथ्स कमजोर है, उसको तो पहले 2 घोड़ा जोड़ के 4 है तो 1 घोड़ा 2 का होगा, फिर कुत्ता जोड़ के 3 है तो कुत्ता 1 होगा, फिर तीनों को जोड़ देगा, कुत्ता घोड़ा भी है और 1 गधा भी है। देखा आपने, ऐसा करता है। अच्छा, ये फेसबुक एक बहुत गड़बड़ है, क्वेश्चन दे देता है, आंसर नहीं देता है। आंसर लोग कमेंट में लिखते रहते हैं, भाई हम कैसे जाने कि वो सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? अच्छा, ये आ गया लॉजिकल रीजनिंग। क्या क्या है ये? नंबर टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, ये क्या होता है भाई? 2 + 2 = ये है, तो ये बताइए ऐसे वाला क्या बोलते हैं? बॉड मास बोलते हैं, बॉड मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉड मास ही बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है? इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट। अरे इकोनॉमिक्स तो आ गया वापस। और ये क्या है? करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आसियान, ब्रिक्स, सार्क, G20। बताओ, फाउंडेशन का बच्चा G20 पढ़ेगा, उसका खुद का 20 मालूम नहीं है ना? ये तो क्या होता है? ये मोनोलॉग, क्या होता है? मोनोलॉग। ये क्या होता है? डायलॉग, मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब डायलॉग भी तो आप चुपचाप भी रहो। नहीं, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? सिंगल पर्सन अकेले आके बोलते रहो। बाप रे भगवान, ठीक हुआ मैं जल्दी CS बन गया, है ना? अच्छा ठीक बोले तुम, ये तो आ गया है, ये बोल रहे थे क्या? हाँ नहीं, इसका मतलब लाएगा ये। 19 तक कमेंट मांगा है, अब इसमें क्या कमेंट करूं मैं? कमेंट तो ये था कि होना ही नहीं चाहिए, ये तो अब इसका मतलब अगले स्टेज पे पहुंच गया कि नहीं मैं वो तो होगा, सिलेबस पे बात करो। ये तो ये वाला बात हो गया। इसमें सबसे घटिया चीज क्या? कभी भी एग्जाम होगा, सबसे घटिया चीज है एग्जीक्यूटिव का फ्रेश बैच ही नहीं होगा। कहां से फ्रेश बैच होगा? जैसे मैंने आज स्टार्ट हुआ और जैसे बैच कंप्लीट होगा ना 20 नवंबर को, 20 नवंबर को एक बच्चा आएगा, सर टेस्ट देके आए हैं अभी एग्जीक्यूटिव में, तो पढ़ वाइंडिंग अब जरा बताइए आप कैसे बैच कैसे स्टार्ट होगा पहले बताओ, है ना? लास्ट चैप्टर वाइंडिंग अप होगा और वही बच्चा एंट्री मारेगा, तो उसको क्या पढ़ाऊंगा मैं? ये तो बहुत गलत हो गया। डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा CS कोर्स से। एग्जीक्यूटिव में तो खैर डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। चलिए जी, उसके बाद बताओ। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा किसमें है बोलो? अरे वर्चुअल में है। क्यों बताओ? फिजिकल का एक्सेसिबिलिटी कब होगा? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ओनली। अच्छा, रात 12 बजे जा सकते हैं, ताला वाला खोल के घुस रहे हैं, चोर समझेगा, सब मिलकर पीट देगा तुमको। लेकिन अच्छा, वर्चुअल डेटा रूम वेबसाइट रात 12 बजे ओपन कर रहे हैं, 1 बजे रात में ओपन कर रहे हैं, चलेगा? तो बताइए एक्सेसिबिलिटी ज्यादा किसमें है? वाइडर किसमें है? वर्चुअल में, है ना? चलिए एक काम करो, बिना देखे कोई 2 डिफरेंस बता दो, बिना देखे। मुझे मालूम है सब कॉस्ट जरूर बताएगा, सबसे हल्का वही है ना? चलिए जी, अच्छा और जरा बताओ तो वर्चुअल डेटा रूम के क्या क्या फायदे बोलो? सेविंग इन कॉस्ट, सेविंग इन टाइम, मोर कंफर्ट टू बायर एंड सेलर। क्यों? कहीं जाना वाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद 24/7 जब मैंने तब देखो, और इतने फायदे हैं तो क्या एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी? यस। तो समझ में आ गया। अच्छा, फिजिकल डेटा रूम में देख रहे हो, पहले बोला अर्लियर, पहले फिजिकल डेटा रूम बना करता था, आजकल क्या बन रहा है? वर्चुअल डेटा रूम बन रहा है। और इसको टिक लगा लो, कैसे बनता है? इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट साइट्स। इंटरनेट साइट्स का मतलब वेबसाइट्स। अरे इंटरनेट साइट्स को क्या बोलते हैं? वेबसाइट से बोलते हैं ना, ठीक है? चलिए जी, अब तुमको अगर याद हो, प्री डिलिजेंस हो गया। प्री डिलिजेंस में क्या क्या कर लिए थे तुम बताओ? लेटर ऑफ इंटेंट हो गया, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हो गया, चेकलिस्ट बन गया, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट मंगवा के डेटा रूम में रख दिया गया। अब उसकी स्क्रूटनी हुई होगी,
अब क्या होगी डिलीजेंस में स्क्रूटनी, सबको उल्टा उल्टा के चेक किया जाएगा और क्या बनाया जाएगा ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, दैट इज डीडी रिपोर्ट। कहीं पे लिखा होगा, देखो तो आगे डीडी रिपोर्ट। डीडी रिपोर्ट में कितने आउटकम्स बोलो जल्दी से? चारों का नाम बोलो। डील ब्रेकर्स, डील डाइल्यूटर, डील कॉशनर, डील मेकर। सबसे पहला है डील ब्रेकर्स, मतलब डीडी रिपोर्ट में ऐसे ऐसे नॉन कंप्लायंसेस दिखे हैं सामने वाले कंपनी के अंदर जिससे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होने वाली है। मतलब ये जो टारगेट कंपनी है ऐसा ऐसा घोटाला करके रखे हुआ, देखो इसको ऐसा ऐसा घोटाला करके रखे हुआ है कि अगर मैंने इसको खरीदा फांसी होगी। आपको लगता है मैं डील करूंगा? क्रिमिनल प्रोसीडिंग से मतलब क्या होता है? जेल, फांसी, ये सब हो सकता है। आपको लगता है कि मैं करूंगा ये सब चीज? तो फिर डील ब्रेकर मैंने कहा भाई मेरे से ना हो पाएगा, आप अलग रहो, गलती हो गई, आपको देख लिया मैंने, ये ना, अरे यही ना। तो वही वाले जैसे फिल्म सब में नहीं होता है या सीरियल सब में, मालूम चला पहले पता चला कि हाँ कोई लेडी है या गर्ल है, बाद में भाई एक दिन देख लिया रात में सांप बनते हुए उसको, है ना। तो अगले दिन से वो लड़का कहता है आप बहुत सुंदर है पर मेरे लिए नहीं। आप समझ रहे हैं ना? अरे वो सब होता है नागिन उगिन में। नागिन सीरियल है कि नहीं? नहीं मुझे नहीं पता, मैं बताता हूं। अरे होता क्या, सुनो, मैं ये सीरियल का नाम कैसे जानता हूं? जब घर चला जाता हूं ना तो घर पे तो यही सब चलता रहता है। मेरे घर पे मेरी सिस्टर ये सब देखती रहती है और वो रिमोट उन्हीं के हाथ में होता है, कंट्रोल, घर का कंट्रोल तो उनके हाथ में। तो मैं गया तो मैं चाहता हूं कि छीन मिल लूं किसी तरीके से वो रिमोट, पर छीन पाता नहीं हूं। बहुत पापा होते हैं तो पापा सपोर्ट कर देते हैं सिस्टर्स को, ये तो जनरली होता है, पापा सिस्टर को सपोर्ट कर देते हैं। तो जबरदस्ती मुझे भी बैठ के देखना पड़ता है ये सब। और उसके बाद मैं इतना परेशान करता हूं उन लोगों को कि ये कौन है, ये गुंडी कौन है? अच्छा ज्यादातर सीरियल में तुम देखना गुंडी होती है। अरे गुंडा का उल्टा क्या, अरे गुंडी तो होती है। उसके बाद एक बार ऐसे ही मैं देखने लगा नागिन। ऐसे 4-5 दिन देखेंगे ना तो आपको भी मजा आने लगेगा फिर। हाँ, अगर आप पहचानने लगेंगे तो फिर एक समय मेरी ये हालत हो गई थी। कहा था बन्नू मैं तेरी दुल्हन, एक बहुत पहले, अरे जी टीवी पर आता था बहुत पहले, उसमें उसकी दिव्यांका वो हीरोइन थी और हीरो उसका जो था वो थोड़ा दिमागी रूप से हिला हुआ था। तो उसमें एक बदमाश थी, कौन सिंह थी, सिंदूरा सिंह। हाँ, इतनी बदमाश थी उसमें। उसके बाद मैं यहाँ आ गया, दिल्ली आ गया, तो मैं देख नहीं पाया। तो मैं यहां से फोन करके पूछा था सिस्टर से कि मरी क्या, है ना, ये हालत था। तो उसमें एक नागिन भी ऐसे 3-4 एपिसोड मैंने देख लिया। तो उसमें ने एक थी मोना कौन, एक काला ड्रेस पहनती थी हमेशा, हाँ शेषा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मतलब वो अच्छी नहीं लगती थी मेन नागिन जो, अरे नहीं, एक तो मेन नागिन है जो आजकल हीरोइन बन गई है, क्या है, मोनी रॉय। एक और थी जो काला कलर ड्रेस पहनी रहती थी, शेषा, हाँ वो काफी अच्छी थी। मतलब पता नहीं अब तो खत्म हो गया। और लेकिन आजकल डुप्लीकेट नाग सब दिखाने लगा। पहले होता था ओरिजिनल दिखा, पहले की फिल्म सब में ना एकदम ओरिजिनल दिखाता था। आजकल तो मैं देखता हूं डुप्लीकेट दिखाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डील ब्रेकर्स हो जाते हैं और आपको डीडी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बात पता चलती है जो देख के लगता है कि अब इससे शादी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर बाद में क्या मिलेगा, जहर। क्या मिलेगा, जहर। अगला, अच्छा डील डाइल्यूटर, इसमें क्या लग रहा है? इसमें कुछ ऐसे वायलेशंस मिले हैं जो क्वांटिफाइबल पेनल्टीज हैं, लेकिन पेनल्टीज इतना ज्यादा है, मतलब पनिशमेंट नहीं है। क्या नहीं है? जेल फांसी वाला बात नहीं है। क्या भरना पड़ जाएगा, जुर्माना, लेकिन जुर्माना बहुत ज्यादा है, जुर्माना बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो 50 करोड़ की कंपनी है और 20 करोड़ का तो जुर्माना लगना है इस पे, तो 50 में से 20 घटाओगे, 20 घटाओगे ना, तो ये कंपनी कितने की निकली, 30 करोड़ की निकली। तो इसमें डील डाइल्यूटर का मतलब है ऐसे होने के लिए डील कर लो, पर ज्यादा एडवाइजेबल है कि आप डाइल्यूट ही करो। डाइल्यूट का मतलब आप छोड़ ही दो। अच्छा पक्का छोड़ना है या आप देख लो, है ना, या तो देखो, इससे देखने का मतलब ये है अगर ये 30 करोड़ में आने को तैयार है तो कर लो। तो 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, तो आप बच जाएंगे। लेकिन ये तैयार नहीं हो रहा तो छोड़ो। ये कंपनी 50 की तो है ही नहीं ना। अब इसको अगर आप ले लेंगे तो बाद में 20 करोड़ का पेनल्टी तो तुम्ही को भरना पड़ेगा ना। तो कंपनी का वर्थ क्या निकला, सच में 30 करोड़ निकला। तो 30 में तैयार है तो ले लो, नहीं तो छोड़ो। तो डील डाइल्यूटर का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये वाला बोलो तो
डील क्वेश्चनर का मतलब कर लीजिए डील, पर यह है कि हमेशा क्या रहिए आप क्वेश्चन समझते हैं, अलर्ट रहिए और सुनो अभी इससे ज्यादा क्या करवा लो, इंडेमनिटी वारंटी करवा लो कि देखो मैं तुम्हें खरीद तो रहा हूं, तुम्हारे छोटे मोटे वायलेशन है लेकिन उसमें पेनल्टी लगने के चांसेस हैं, तो अगर लगा तो तुम भरपाई करोगे, ये सोच लो तुम, है ना। तो थोड़ा बहुत कंडीशन वारंटी इंडेमनिटी लगा के आप डील कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि इसमें नॉन कंप्लायंसेस ऐसे पकड़े गए हैं जिसका रेक्टिफिकेशन हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, डील मेकर ये होता ही नहीं है, मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, हमेशा एग्जीक्यूटिव में भी मैं बोलता रहता था, अगर आप लोग को याद हो, पूरे भारत में 125 करोड़ जनता है ना, 125 करोड़ जनता में से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी घर में घुस जाए 4-5 गलती तो निकाल ही देगा। सबके घर में इतने लॉ है ना भारत में, जनता को ही नहीं पता है। अब जनता छोड़िए, मैं लॉ का प्रोफेशनल हूं, मुझे ही भारत का सारा लॉ नहीं पता सारा लॉ बोल रहे हो, कॉर्पोरेट लॉ पूरा नहीं मालूम है। अब उसे आपको भी कॉर्पोरेट लॉ पूरा नहीं मालूम है? अरे नहीं मालूम है भाई, फार्मा सेक्टर के कितने सारे एक्ट हैं, सब पढ़ के बैठा हुआ हूं क्या कि जरूरत पड़ने पर पढ़ना पड़ता है। अब तिलकम है, ट्राई एक्ट पूरा तो पढ़े, अब जाके एग्जीक्यूटिव में लाया है वहां एसबीसी में, वो भी क्या इंट्रोडक्शन है कि ट्राई एक्ट ये होता है, पर ट्राई एक्ट का सेक्शन तो नहीं पढ़ाता है वहां। तो इतने भारत में इतने लॉज हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब बताओ, किसी के घर में घुसोगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नॉन कंप्लायंसेस तो मिलेंगे ना। तो डील मेकर का मतलब क्या होता है, क्लीन रिपोर्ट। क्लीन का मतलब ड्यू डिलिजेंस टीम को इनके अंदर कोई गलती मिली ही नहीं, एकदम सत्यवादी मिला ये। अब एकदम सत्यवादी तो कोई नहीं है भाई दुनिया में, है ना। कोई कहेगा कि नहीं आज तक मैंने किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया, चलते चलते कितने बार चींटी पर चढ़ गए होंगे आप, और कितने चींटी को मार दिया होगा आपने। तो कोई ये बोल दे कि मैंने पाप ही नहीं किया, तो ये होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में सबसे गलतियां हुई रहती हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले बताओ। तो ये अगर तुम पढ़ोगे ना इसको, डील मेकर वाले को, ये साफ साफ लिख रहा है कि ये क्लीन रिपोर्ट है, पर ऐसा आना लगभग नामुमकिन है, और डील मेकर्स वाले रिपोर्ट आना लगभग नामुमकिन है, और ऐसा होता नहीं है। जब पढ़ के देखो तो ऐसा कुछ लिखा है, क्या वर्ड है, वेरी हार्ड टू कम बाय, वेरी हार्ड टू कम बाय, मतलब ऐसा रिपोर्ट मिलना लगभग नामुमकिन जैसा ही है। चलो पोस्ट डिलीजेंस में बताओ जल्दी, इसमें क्या क्या करवाते हैं जल्दी बताओ। चलो कीवर्ड को टिक लगाते हैं। चलो रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। अच्छा कैसे करेंगे रेक्टिफिकेशन, आप क्या लगाएंगे जल्दी बताओ। मेकिंग एप्लीकेशन या फाइलिंग ऑफ पिटीशन फॉर कंपाउंडिंग, है ना, ठीक है, ये सब करेंगे। तो चलिए 3 स्टेज में काम हो गया, प्री डिलीजेंस, डिलीजेंस एंड पोस्ट डिलीजेंस, है ना। चलो हेडिंग बोलो अब। देखो भाई, हेडिंग पढ़ना तो बहुत जरूरी होता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ो जल्दी से। अच्छा एक बात बताइए, आप ड्यू डिलीजेंस करने गए, आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं और किसी कंपनी का ड्यू डिलीजेंस करने गए, क्या लगता है आसानी से ड्यू डिलीजेंस कर पाओगे या बहुत मुश्किलें आएंगी? तो जो भी मुश्किलें आती हैं उनको आप कैसे खत्म करेंगे। सबसे पहला होता है, मुश्किल क्या आती है मालूम है, सामने वाला बताएगा ही नहीं। जैसे 4 को भेजा, जाओ जरा पता कर लो, ये चारों इनसे पूछ रहा है कहां कहां कोर्ट में केस चल रहा है, बता ही नहीं रहा, कहीं नहीं चल रहा भाई। अब बताओ यार, ऐसे थोड़ी होगा। तो फॉलो अप क्वेश्चन, फॉलो अप का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक ही मुद्दे पे 10 क्वेश्चन पूछो, मुंह से निकल ही जाएगा। जैसे पूछा आपका कोई केस वेस चल रहा है क्या, तो नहीं कोई केस वेस नहीं चल रहा है। अच्छा केस से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट है क्या, नहीं केस से जुड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा आसपास कोई केस जीता है क्या, हाँ कल ही जीता हूं। तो कहा आप केस नहीं चल रहा, तो जीत कैसे गए तुम, नहीं समझे। आपने देखो फॉलो क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सीन है जॉली LLB 2, देखा है जॉली LLB 2, कितने लोगों ने देखा है। उल्टा पूछता हूं, किसने किसने नहीं देखा है, सबने देख, इतना तो एग्जीक्यूटिव में बदमाश बच्चा सब नहीं है कि सारे फिल्म को देख ले। पता रखता है सब कुछ, मतलब फाइनल वाले का बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रहा है इससे, है ना। चलिए मैं बता रहा हूं, अगर आपने देखा होगा तो उसमें बार बार पूछता है कि आप कौन से जाति के हैं, तो मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण कितने तरीके का होता है, ये होता है। 4 वेदों का नाम बताइए, ये होता है। श्लोकों का नाम बताइए, ये श्लोक होता है। उसके बाद और कुछ पूछा था कि ये होता है, तो एकाएक बोल गया आय अल्लाह, ऐसे करके बोलना, इतना भी होता है या इससे भी ज्यादा होता है। बस उसी में क्या बोला अक्षय कुमार, क्या बोला, और उधर से वो जज तो अजीब ही है, जो बोले ये क्या बोल दिया भाई,
है ना? तो इसी को कहते हैं फॉलो अप क्वेश्चन। फॉलो अप का मतलब एक ही मुद्दे पर जब बार बार क्वेश्चन पूछोगे ना, तो एक समय आएगा जब सामने वाला क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और वो सच्चाई बता देगा। अब जैसे घर वाले तुमसे पूछते हैं कहां थे तुम, तो कहीं नहीं, कहां थे, वहां देखा गया, वहां था। तुम्हारे साथ किसी को देखा गया, नहीं नहीं गाय भैंस होगा, इंसान की तरह था, हाँ कोई इंसान होगा, तो कोई लड़की थी, नहीं नहीं कहीं और देख रही थी, नहीं मैंने देखा तुम कुछ दे रहे थे, हम दे रहा था। ऐसे कर क्या बोल देंगे, बहन थी, लेकिन फिर फ्यूचर में क्या होगा मालूम है ना, फ्यूचर में फिर कोई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाएगा फिर, है ना? आप किसी कंपनी को अगर अपना सब्सिडरी बना लिया तो सब्सिडरी फिर आपका शेयर नहीं ले पाएगी, जानते हो ना? इसलिए सोच समझ के रिलेशन बताना, क्योंकि फ्यूचर में भी तो होना है ना मामला। चलिए आगे, हेडिंग 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 हेडिंग, अच्छा पता क्या लिखा हुआ, पॉइंट। हाँ ये खूब चलता है ना? ये बचपन से ही होता है कि किसी मुद्दे का पता लगाना है ना, तो आपसे दोस्तों से 10-12 बार पूछाता है, और आपका कोई ना कोई दोस्त घर में कोई ऐसा बात बोल जाता है जो आपसे अलग होता है। और जब आपसे अलग होता है तो वही माता पिता के लिए क्या होता है, सबूत का वो सुराग, और उसी सुराग को पकड़ के वो पता लगा लेते हैं कि तुमने क्या क्या किया है। इसलिए दोस्ती उससे ज्यादा रखना ठीक नहीं। अगर आपको कोई कांड कर, सॉरी क्या बोल रहा हूं, अगर कोई आपको स्कैम करना है, क्या करना, कोई स्कैम करना है, तो कम से कम दोस्तों के साथ रहिए। ज्यादा दोस्तों में क्या होता है, कोई ना कोई टूटता ही है और मामला बिगाड़ ही देता है ना? स्कैम का मतलब इसे फिल्म देखने चले गए, इधर उधर घूमने चले गए, यहीं तक बोला मैंने। आगे जरा पढ़िए आगे, मतलब जो पढ़ा रहा हूं समझ में आए ना आए, कहां समझ में आ गया सब, क्या लिखा हुआ है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे इनसे पूछने के लिए मैं गया, मतलब मैं ही डीडी टीम हूं, मैं इनसे पूछने गया कि पिछले 5 साल का बैलेंस शीट जरा दिखाएंगे आप, तो ये गुस्से में बोला खोज ले, तेरा नौकर बैठा हूं, ऐसे बोला। ऐसे इसलिए बोलेगा क्योंकि ये नहीं दिखाना चाहता है। तो अब क्या लगता है, मैं लड़ने लगूंगा इससे या पोलाइटली परसिस्ट करूंगा, सर दिखा देते तो ज्यादा अच्छा, सर प्लीज सर, फिर जा रहा है, मैं टाइम हो गया, ऐसा दिखा दीजिए प्लीज सर, समझ नहीं रहे सर, मैं भी किसी के बिहार पे आया हूं सर, अच्छा रहेगा प्लीज सर। अरे आप लोग मालूम है मार्केटिंग सबका जॉब इतना खराब है। कल एक लोन वाला आया था मेरे यहाँ, विश्वास नहीं करेंगे, सुबह से 11 बजे से शाम 6 बजे तक मेरे यहाँ बैठा रह गया। सच में मुझे लगा हद हो गया आप देश में, लेकिन 11 से 6 बजे तक बैठा ही रह गया कि आज चेक लेके जाऊंगा ही, इनका लोन जबरदस्ती कराऊंगा ही। यार हद हो गया। फिर मैंने उसको बुलाया कि देखिए ऐसे क्यों करते हो यार, अब 11 से 6 यहां बैठे, कोई दूसरा काम नहीं था आपको? कहा नहीं आप वहां से ऑर्डर है कि आज चेक लेके आना ही। मैंने कहा मुझे उठा के ले चलो यार। तो देखिए कितना लोग करते हैं, और गुस्सा भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि गुस्सा हो जाए, गुस्सा नहीं हुआ वो। अब बच्चा से कोई 1 मिनट लेट करा दो, 2 मिनट लेट करा दो, बच्चा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो लेट नहीं हुआ। मैंने कहा बताइए नौकरी कर रहा है, MBA फाइनेंस था वो, अब बताइए ये हालत हो गया। कहा इसलिए तो MBA था वो। अगला लास्ट में बोलो, क्या लगता है ये जो अपने बारे में बताएंगे मान लोगे? जैसे ये बताया कि हाँ पिछले 5 साल की बैलेंस शीट में प्रॉफिट है, इसका बैलेंस शीट फाइल हुआ ना ROC को, क्या लगता है ROC से क्रॉस चेक करने की जरूरत है? अरे बोलो, ये जानते हैं ना 90% कंपनी अपना चार्ज शीट दिखाती नहीं है। वो क्या दिखाती है मालूम है कि हमारे कोई भी प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज क्रिएट हुआ नहीं है, लेकिन ROC से जाकर रजिस्टर ऑफ चार्ज मंगवा लो, 1 सेकंड में इसकी कहानी निकल जाएगी कि कितने प्रॉपर्टी पर क्या क्रिएट हुआ है, चार्ज, है ना? बाकी देखिए ये इतने हर्डल्स हैं, और हर्डल्स को खत्म करने के ये 4 तरीके बताए गए हैं। पर क्या लगता है आपको इन 4 तरीकों से सारे हर्डल्स खत्म हो जाते होंगे या कुछ हर्डल्स फिर भी रह जाते होंगे? है ना? बहुत सारी जानकारी ऐसी होगी जो आप चाहते होंगे कि आपको मिले, पर सामने वाले के नॉन कॉपरेशन की वजह से आपको मिल नहीं पाता होगा। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि जब भी DD रिपोर्ट बनाए, लास्ट में क्या डाल दें, डिस्क्लेमर क्लॉज, कि देखिए हमें जितने इंफॉर्मेशन मिले उस हिसाब से मैंने अपना ओपिनियन बताया ये कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं है। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो मुझे अभी तक मालूम नहीं चल पाए हैं, उनके लिए मैं जिम्मेदार माना नहीं चाहूंगा। समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। चलो अब हेडिंग बोलो जोर से। अच्छा, कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां जरूरी हो जाएगा ड्यू डिलिजेंस, या जहां ड्यू डिलिजेंस की जरूरत पड़ सकती है? फर्स्ट, मर्जर, अमालगमेशन एंड एक्यूजिशंस। इसमें क्या सामने वाली कंपनी को लगभग आप अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं, मतलब 100% खरीद लेते हैं। क्या कर लेते हैं आप? अच्छा, यहां तक मैं मानो 100% और इसमें मान लो मेजॉरिटी।
अरे एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? टेक ओवर। टेक ओवर में जरूरी है कि 100% शेयर्स खरीद ले हम, कि मोर देन 50% पे भी चलता है। मोर देन 50% लिस्टेड में तो 25 पे ही चल जाता है। चलिए जी, दूसरा पब्लिक ऑफर। तुमको याद होगा पब्लिक इश्यू में मर्चेंट बैंकर क्या करता है? अपने ही कंपनी का क्या करता है? ड्यू डिलिजेंस करता है। और वो किन किन बातों को चेक करता है बोलो? कि पब्लिक इश्यू का डिसीजन जो लिया गया वो सही है कि नहीं, बिजनेस ड्यू डिलिजेंस, कंपनी का बिजनेस कैसा है, लीगल एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होगा, प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर सही ढंग से हुए हैं कि नहीं, इन्वेस्टर के साथ जो मार्केटिंग हुई है उसमें कोई धांधली तो नहीं हो रही है। तो होते हैं प्रोस्पेक्टस में गलत लिख दिया, गलत मार्केटिंग है ना। और पोस्ट इश्यू कंप्लायंस है, तो बाकी मैंने बता भी दिया था। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 काट देना, 2018 लिखो ना लिखो, बस 2009 काट दो, क्योंकि 2018 वाले में है या नहीं है या कहां पे है अभी ऐसा कोई पता चल नहीं पा रहा। ठीक है, वहां पर क्या बोला गया है कि मर्चेंट बैंकर को उस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करना है जिसका पब्लिक इश्यू आ रहा है, मालूम है ना। और वो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट किसको भेज दिया जाता है? ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट सेबी को, है ना। चलिए, ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, क्या सामने वाले कंपनी का एक बार ड्यू डिलिजेंस कराओगे कि तुम्हारे जैसी ही है कि नहीं? अरे अपने जैसे सोच वाले के साथ ज्वाइंट वेंचर करोगे तो अच्छा रहेगा, अपने से अलग सोच वाले से ज्वाइंट वेंचर कर लोगे तो मामला बिगड़ सकता है कि नहीं बिगड़ सकता है। तो आपकी उसकी कंपेटेबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, इस बात को चेक करने के लिए सामने वाले कंपनी का क्या करवाना चाहिए? ड्यू डिलिजेंस करवाना चाहिए। कुछ ज्वाइंट वेंचर जो फेल हो गए भारत में, नाम बता सकते हो? कुछ ऐसे ज्वाइंट वेंचर जो फेल हो गए बाद में, ज्यादातर ज्वाइंट वेंचर फेल ही हुआ है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नाम था जो फेल हो गया। होंडा रिलेशन जरूर टूटा पर फेल नहीं हुआ, है ना। ज्वाइंट वेंचर तो बहुत बहुत बड़ा ग्रैंड सक्सेस हुआ। आज भी दोनों कंपनी चल रही है और एकदम सीना तान के चल रही है। होंडा भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। रिलायंस और एयरसेल का हुआ था, रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल का ज्वाइंट वेंचर हुआ था, तो अगर तो फेल करे, कंप्लीट नहीं हुआ था ना, फेल हो गया। और कोई? अभी वोडाफोन आइडिया का ज्वाइंट वेंचर हुआ। और कोई? हाँ, रिलायंस एयरसेल, सही बोल रहे हो कि एयरटेल एयरसेल था, रिलायंस एयरसेल था ना। और बताओ कोई जो नहीं चल पाया, बाद में अलग अलग हो गया? रिलायंस एयरसेल तो ठीक बोल रहा है। और रिलायंस कम्युनिकेशन का मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे पास कल आया है नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग 3-4 दिन पहले, और उसमें लिखा हुआ शेयर का दाम जानते हो? 300 रुपए में मैंने खरीदा, 50 पैसे पे चल रहा है। कंपनी वाइंडिंग अप में घुस गई और लिखा हुआ है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, लिखा हुआ है अ कंपनी अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। पढ़ाऊंगा तुम लोग को। आजकल वाइंडिंग अप कहां हो रहा है? आईबीसी में ना। तो कंपनी किस में चल रही है? अब इंसॉल्वेंसी में चल रही है। बताइए, मैं ऐसे कंपनी का शेयर होल्डर हूं जो कंपनी वाइंडिंग में चल रही है, कुछ मिलने वाला नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर हूं मैं। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर कुछ मिलता है? पहले बताओ। सबसे नीचे रैंकिंग होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, प्रेफरेंस होता तो शायद एक स्टेज ऊपर मिलता भी कुछ, है ना। और इसमें क्या, मैंने वही लैंग्वेज पढ़ रहा था कल कि वाइंडिंग अप वाली कंपनी का लैंग्वेज कैसा होता है। मुझे लगा आंसू आंसू बहता हुआ कहीं दिखेगा। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म। इसमें क्या प्लीज वाली बात है भाई कि हम कंपनी का इतना नंबर का एजीएम कराने जा रहे हैं और आप आइए डब्बा उब्बा अभी भी डब्बा उब्बा खिलाएगा? अरे सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का पैसा बर्बाद करना है, अब तो और वाइंडिंग में जा रही है, और बर्बाद करो, है ना। चलो बताओ, और कोई नहीं तुम लोग के दिमाग में? बोलो। मेरे भी दिमाग में नहीं है। अगला, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इक्विटी। अच्छा, ये समझते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को सिक्योरिटी लॉ में, रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं? रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सुनिए, वेंचर कैपिटलिस्ट जहां इन्वेस्टमेंट करने जाते होंगे उनका तो बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस कराने की कोशिश करते होंगे जिससे कि रिस्क उनको पता चल जाए। अब जैसे जो मंगल मिशन, कौन था मंगल मिशन था? नहीं, चंद्रयान था, चंद्रयान। अच्छा, चंद्रयान जो चीज है, ये जो मिशन है, ये क्या बहुत रिस्की मिशन था? इसमें जिन लोगों ने पैसे सरकारी फंड से बना था ये, लेकिन आपको मालूम है दूसरे देश सब में प्राइवेट लोग ही पैसा लगाते हैं इन सब चीजों में, मालूम है? अब अमेरिका में नहीं मालूम, अमेरिकन सरकार गरीब है और अमेरिकन कंपनीज अमीर है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में इंडियन सरकार अमीर है, इंडियन कंपनीज उतनी अमीर नहीं है। पर अमेरिका में तो अमेरिकन कंपनी ज्यादा अमीर है, अमेरिकन सरकार बहुत गरीब है। तो उस केस में क्या होता है, वहां के जो मिशन वोशन लगते हैं ना, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। वहां तो सब कुछ प्राइवेटाइज्ड है ना, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगता है। तो देखो, वो लोग भी ना पहले क्या करते हैं, ड्यू डिलिजेंस, कि मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। अगर उनको लगता है कि हो पाएगा तो पैसा लगाते हैं, अगर हल्का सा भी उनको लग जाता है ना कि हो जाएगा सक्सेसफुल, तो इसलिए तो वेंचर कैपिटलिस्ट है। पूरा सेफ होने पे पैसा लगाएंगे तो किस बात का वेंचर कैपिटलिस्ट?
उनको 1% भी लग जाता है ना कि सक्सेसफुल हो सकता है तो पैसा लगा देते हैं, क्योंकि अगर 1% भी सक्सेसफुल हो गया तो जो पैसा लगा हुआ है वो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बन के आएगा, है ना। तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं। अच्छा, क्या रिस्क को खत्म करने के लिए बस, या रिस्क लेवल से पता करने के लिए, रिस्क लेवल पता लगाने के लिए। अच्छा, प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? जैसे मैं रिलायंस का 30% शेयर खरीद लूं, मैं इंडिविजुअल हूं, इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट इक्विटी। कोई इंडिविजुअल जब लगाता है ना किसी कंपनी में पैसा बहुत ज्यादा, तो बताओ उस कंपनी का पहले मैं ड्यू डिलिजेंस करवाना चाहूंगा ना, अगर मैं मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो, है ना। मेजर, अब जमीन खरीदने आप जाते हैं तो पहले जमीन के ऊपर जाते हैं, चेक वेक करते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर जमीन खरीदते हैं ना। ऐसे होता है प्राइवेट इक्विटी का मतलब, प्राइवेट इंडिविजुअल बड़े बड़े कॉर्पोरेट में क्या लगा रहा है पैसा, जैसे राकेश झुंझुनवाला, ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल है और बहुत ज्यादा पैसा लगाता है कि नहीं लगाता है कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में। वॉरेन बफे, नाम सुना इन सबका? चलिए, कल का दुख आज का क्या है? सुख है, हम ये पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चलो जरा हेडिंग बोलो जोर से, बोलो। अच्छा जी, आपसे पहले बताता हूं ये सब होता क्या। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है सबको मालूम है, ठीक है, ट्रांजैक्शन से पहले, है ना। अब बात आती है इंडेमनिटी, ये ना इंडेमनिटी, और क्या है? वारंटी। ठीक है, ये ना देख लो एक बार फिर से, कितने वर्ड से देखो तो, 3 है। क्या क्या बोलो? इस वाले पे लिखता हूं, रुको, और अच्छे से दिखेगा पर तुम लोग को। इस सॉफ्टवेयर पे एकदम बढ़िया हैंडराइटिंग आता है। क्या क्या एग्जैक्टली बताओ? क्या क्या हो गया? बढ़िया ना, थैंक यू जी। दूसरा क्या है? इंडेमनिटी और वारंटी। ठीक है, चलो सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस क्या होता है सब जानता है। अब मैं इंडेमनिटी और वारंटी के बीच में पहले डिफरेंस बताता हूं। इंडेमनिटी तब आप भरवाते हैं जब लाइबिलिटीज नोन है, नोन लाइबिलिटीज, मतलब आपका जो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आया उसमें लिखा हुआ है कि इसने यहां डिफॉल्ट किया हुआ है और 2-3 दिन के बाद इनके ऊपर नोटिस आने वाला है और इनको वो सब पैसा भरना पड़ेगा। तो नॉन लाइबिलिटीज है, तो मैं इनसे क्या भरवा लूंगा? इंडेमनिटी बॉन्ड। क्या भरवा लूंगा? इंडेमनिटी बॉन्ड। कि भाई देखो, अब तो मुझे पता चल चुका है कि 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन में हो सकता है कि मुझे मेरे पे नोटिस, मैं तुम्हें खरीद लूंगा तो मेरे ऊपर नोटिस आएगा और वो नोटिस इतने करोड़ का आने वाला है, वो मुझे भरना पड़ेगा। तो तुम पहले साइन करके दे दो कि वो जो भी नोटिस आएगा और मुझे जो जुर्माना भरना पड़ेगा वो जुर्माना तुम मुझे रेम्बर्स करोगे। क्या करोगे? रेम्बर्स करोगे। तो अगर नॉन लाइबिलिटीज है तो क्या भरवाते हैं? इंडेमनिटी बॉन्ड। और अगर अननोन लाइबिलिटीज है तो बोलो, अननोन लाइबिलिटीज है तो आप क्या भरवाते हैं? वारंटीज, है ना। वारंटीज मतलब देखो भाई, ये पता चल चुका है कि यहां क्या है? कॉन्ट्रावेंशंस हैं। अब इस कॉन्ट्रावेंशन पे रेगुलेटर क्या एक्शन लेगा, कब एक्शन लेगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगले 2 साल तक में वारंटी का भी पीरियड होता है, मानो जिंदगी भर का थोड़ी होता है वारंटी का एक पीरियड होता है कि अगले 2 साल में कोई ऐसा शोकोज नोटिस आया या मुझे जुर्माना भरना पड़ा, है ना, तो उस केस में वो जुर्माना तुम भरोगे, मैं नहीं भरूंगा, या अगर मैं भरूंगा तो तुम मुझे क्या करोगे? बाद में वो पैसा रेम्बर्स करोगे। तो सुनो, अगर नॉन लाइबिलिटीज है तो, और नॉन नहीं है अभी तो वारंटी। अब क्वेश्चन ये है कि जो इंडेमनिटी होता है या वारंटी होता है और ड्यू डिलिजेंस होता है, इन सबों में रिलेशन क्या है? मतलब रिलेशन मैं पूछ रहा हूं ऐसे, ड्यू डिलिजेंस और इंडेमनिटी वारंटी में क्या रिलेशन है? क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि या तो ड्यू डिलिजेंस ही होगा या इंडेमनिटी वारंटी ही होगा, या दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली इंक्लूसिव है या प्री रिक्विजिट है? क्या लगता है किसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? इंडेमनिटी वारंटी का प्री रिक्विजिट क्या है? ड्यू डिलिजेंस। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहां पे होगा? है ना, ये सब होगा, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस होगा तो इंडेमनिटी और वारंटी होगा ना। अरे पहले ड्यू डिलिजेंस होगा
तो पता चलेगा कि क्या क्या लाइबिलिटीज हो सकती हैं, तो ना तुम इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाओगे, या कोई नॉन कंप्लायंसेस पता चलेगा तो ना तुम वारंटी डीड भरवाओगे। लेकिन अगर ड्यू डिलिजेंस हुआ नहीं तो तुम्हें लाइबिलिटीज पता चला ही नहीं, तो जब लाइबिलिटीज पता नहीं चला तो आपको लगता है कि इंडेमनिटी या वारंटी की बात भी आप करेंगे। तो रिलेशन में अगर मैं तुमसे बात करूं तो बताओ तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव या म्यूचुअली इंक्लूसिव? म्यूचुअली इंक्लूसिव, और इंक्लूसिव क्या बोल रहे हो उल्टा, कहीं ना कहीं इंडेमनिटी वारंटी का ये क्या है, प्री रेक्विजिट है, क्योंकि अगर ना हो ड्यू डिलिजेंस तो इंडेमनिटी वारंटी के सिचुएशन ही अराइज नहीं होंगे, है ना। अब तुम पूरा पढ़ना, यही लिखा हुआ है पूरा, और पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ लोग शॉर्टकट मारने के चक्कर में होंगे, ऐसा होने वाला है नहीं। पूरा पढ़ जाइए लाइन बाय लाइन, और 3 जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, खोज के निकालो। हर स्पेलिंग मिस्टेक पर 2 रुपया दूंगा। थर्ड पैराग्राफ में अभी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड बस। क्या गलती खोजे हो क्या पैसा कमाने के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा देखता हूं, मैंने क्या बोला है, 2 गलती पे 1 रुपया ना? 1 गलती पे 2 रुपया बोला है या 2 गलती पे? पर कंडीशन ये है कि 3 गलती मैंने बोला था, तीनों खोजोगे तब। नहीं, मैंने पहले बताया कि 3 गलतियां हैं, अगर 3 गलतियां खोजोगे तो 1 गलती पे 2 रुपया मैंने बोला है। आपने बोला था 3 गलतियां 1 गलती का 2 रुपये, तीनों का कंडीशन नहीं थी, रिकॉर्ड है। हर गलती पे 2 रुपये नहीं, हर तो मैंने बोला ही नहीं। 1 गलती का 2 बोला था, तो रिकॉर्ड है, दोबारा सुन लेंगे, टेंशन नहीं है। अच्छा चलो 3 तो निकालो। अच्छा कहां गलती खोई तो बताओ, कहां? ये ड्यू डिलिजेंस इज देयरफॉर अ प्रोएक्टिव प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग रिस्क। वारंटी कॉन्स्टिट्यूट द बायर्स प्रोटेक्शन इन अ रिएक्टिव वे अगेंस्ट इट्स एक्सपेक्टेशन नॉट बीइंग मेट। अरे यार इसको थोड़ी गलती बोलते हैं, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा चलो ठीक है, जिसने निकाला, किसने निकाला थे? नहीं, अच्छा तुम्हें निकाला था ना? नहीं, किसने बोला, कौन था? सच बताओ, आपने बोला था ना इनका 2 रुपया बने, खाते में लिख लो। अभी नहीं है ना, अभी फीस में, हाँ फीस में से कम कर दूंगा, क्योंकि तो मेरे पास 1 भी रुपया नहीं आता। देखते हो गरीबी कितना, कुछ भी नहीं, पूरे जेब में कहीं कुछ भी नहीं, गिरवी रख दूं। बाप रे, देख रहे हो हालात। अब फिर वो चार्ज वाला डॉक्यूमेंट भी फाइल करूंगा फिर। ना फोन पर बड़ा नजर लगाया हुआ सब। चलिए और कुछ गलतियां मिली होंगी। चलो इनका तो खैर बन गया, 2 रुपया बन गया, दूंगा पक्का, ऐसा नहीं है ना। जवान का जुबान होता है, जवान होता है, जवान होता है ना।
जवान का पक्का हूं या जुबान का पक्का हूं? जुबान। अच्छा, मेरा अजय देवगन क्या, मेरा मतलब उससे कुछ रिलेशन है? कह रहा आपका अजय देवगन, क्या बोलता है वो? अच्छा, जुबान केसरी। उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है उसकी वजह से। एक फोटो मुझे किसी बच्चे ने भेजा कि अजय देवगन की लगातार तबियत खराब हो रही है विमल पान मसाला खाने से, और एक का फोटो लगाया हुआ है। अब अजय देवगन जैसा दिखता है और बहुत पतला दुबला है, देखा है वो बोला है ना? तुम लोगों ने तो नहीं भेजा था मजाक उड़ाने के लिए मेरा? अजय देवगन है भाई, आंखों से एक्टिंग करता है। कौन था उसका फैन? तुम देना है ना, करता है ना आंखों से एक्टिंग। हाँ वही तो है ना। चलो, ये पढ़ा है तुम लोगों ने। मुझे लगता है कि वारंटी क्या होता है उसका डेफिनेशन यहां दिया है, इंडेमनिटी क्या होता है उसका डेफिनेशन यहां दिया है, लेकिन उससे पहले रिलेशन बता दिया था। चलो, रिलेशन का नाम बोलो तुम लोग जल्दी, रिलेशन का नाम बोलिए जल्दी जल्दी, दोनों के बीच के रिलेशन का नाम। सबसे पहले बताइए, ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? प्रोएक्टिव है ये, है क्या? ये प्रोएक्टिव मेजर्स है और ये रिएक्टिव है। अच्छा, ये बताओ, ये क्या प्रायर होता है? प्रायर, और ये बेसिकली आफ्टर द ट्रांजैक्शन, प्रायर टू ट्रांजैक्शन, ये आफ्टर द ट्रांजैक्शन। और बोलो तो ड्यू डिलिजेंस का काम क्या होता है? हाँ थी, ये आइडेंटिफाई करता है बस। ये क्या करता है? आइडेंटिफाई द रिस्क। और वो दोनों क्या करते हैं? हाँ ना, एलोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी या मिनिमाइज द रिस्क। इसका क्या काम होगा? मिनिमाइज द रिस्क या एलोकेट द रिस्क। रिस्क किसका होगा? ये ना। और बोलो। अच्छा, दोनों का एक ये बताओ तो, क्या ये सब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सब्स्टिट्यूट हैं? ये सब क्या आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये सब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या इसमें? तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ये क्या हो गया? सिमिलैरिटी। अब बाकी ये सब छोटे मोटे क्या हो सकते हैं? डिफरेंस, है ना। अभी चैप्टर को जल्दी से खत्म करके मर्जर स्टार्ट करेंगे अभी, है? टाइम है अभी आधा घंटा। मेरे इस पर ये बच्चा वाला कौन लगा दिया? नहीं, मैंने नहीं लगता, ऐसे ऐसे होते होते अपने आप हो जाता ना। ये क्या कहते हैं इसको? अरे स्मार्ट वॉच नहीं, इसमें जो आएगा ये दिख रहा है, मिकी माउस वाला। ये क्या करता है? मुझे हाथ से दिखाता है ऐसे कि ये टाइम हुआ, ऐसे करके। और जैसे कोई अभी टाइम होगा ना, जैसे 9 बज गया था, देखो 9:05 हुआ शायद, तो 9 में ऐसे किया हुआ, 5 में ऐसे किया हुआ। और इसमें ये 9 बजते बताता भी है बोल के। अभी पता नहीं बताया था कि नहीं, आवाज नहीं आ। इट्स 9 AM, नहीं ऐसे। चलिए, हो गया। चलो जी, जल्दी से खत्म करते हैं। नहीं लिखा? ये लो, लिख डालो। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है बताओ? जो बोल्ड है ना, अगर उसको भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। वैसे कहां पे प्रॉब्लम, कहां पे आ रही है? अभी मैं बताता हूं कि ऐसा बताया कि लोगों को लगता है ऐसा कि वो सब्स्टिट्यूट है, पर वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, उल्टा क्या है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दिया क्या कॉम्प्लीमेंट्री? या फर्स्ट में ये लिख दिया कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, उल्टा म्यूचुअली इंक्लूसिव है। तो वो ऐसा लिख रहा होगा कि ऐसा लगता है देखने में कि दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो, पर ऐसा नहीं है। चलिए, हटाऊं क्या? जल्दी जल्दी करो। अभी चैप्टर को खत्म करके शुरू भी करना है अभी मर्जर। आज मैंने बोला था कि मर्जर स्टार्ट होगा, है ना। ठीक, हटाओ। चलिए जी, अब एक ड्राफ्टिंग आ रहा है, और ये किस चीज का ड्राफ्टिंग है? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का ड्राफ्टिंग है ना।
बाकी ड्राफ्टिंग के क्लास में आप पढ़ते हैं, है ना, वहां पर आपको ज्यादा फॉर्मेट मालूम होता है ना। अच्छा, क्या क्या फॉर्मेट पढ़ते हैं आप ड्राफ्टिंग में? जो बच्चे पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट में ड्राफ्टिंग होती है ना, नॉन ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट और फॉर्मल पार्ट, ये होता है ना। अब तीनों ही पार्ट का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आप मेरा मानना है ड्राफ्टिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, सच बोलता हूं, बहुत ही ज्यादा इजी है, बशर्ते आपको लॉ आए। अगर लॉ नहीं आता है तब तो आपको हर जगह ही परेशानी है सीएस में। अगर लॉ आता है तो उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है, उसका ना फिक्स फॉर्मेट होता है। और तुम्हें क्या लगता है जो मैंने ये दिया है ये लिखना जरूरी होता है? कि अपने मन से बना के लिख सकते हैं? अपने मन से बना के लिख सकते हैं। तो जब मैं ड्राफ्टिंग पढ़ाता था, एक क्लास में ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट याद करवा देता था, और उसी फॉर्मेट पे पूरे भारत का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हो जाता है। वही नॉन ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट एंड फॉर्मल पार्ट। पता नहीं लोग डरने क्यों लगते हैं एग्जैक्टली ड्राफ्टिंग से। ड्राफ्टिंग डरने वाला सब्जेक्ट तो कहीं से भी नहीं है। ऊपर से मैं बता रहा हूं 100 मार्क्स का है ना ड्राफ्टिंग, अभी भी 70 मार्क्स का थ्योरी आता है, 30 मार्क्स का ही ड्राफ्टिंग आता है बस। मैं तो चाहता हूं 100% ड्राफ्टिंग आ जाए तो भी बच्चा पास कर जाए, फॉर्मेट पर तो नंबर मिलेगा ही। बस ऑपरेटिव पार्ट में कंडीशन लिखना पड़ता है खुद, और कंडीशन का भी मुझे मालूम है क्या क्या कंडीशन लिखा जाता है ना। तो इसलिए घबराइए नहीं, ये फॉर्मेट आप ड्राफ्टिंग में, सारे बच्चा ड्राफ्टिंग तो पढ़ता है ना। मॉडल फर्स्ट सबका है कि नहीं पहले बताओ? नहीं है? किसका मॉडल फर्स्ट नहीं है? मतलब ड्राफ्टिंग वाला है नहीं, सीधा मॉडल सेकंड ही है। तो 1 2 3 4, तो इसको पहले एक बार मैं वीडियो दूंगा, एक बार चलो पढ़ो। देखो ऐसे होता है, इसमें मैं दिखाता हूं नॉन ऑपरेटिव पार्ट कौन है, ऑपरेटिव पार्ट कौन है, फॉर्मल पार्ट कौन है। ये देखो यहां तक ना, ये है नॉन ऑपरेटिव पार्ट, यहां से शुरू होता है ऑपरेटिव पार्ट, यहां से ऑपरेटिव पार्ट, और लास्ट में चला जाएगा फॉर्मल। ये देखो लास्ट में, ये देखो यहां पे, यहां से क्या एग्जैक्टली सब है ना। बाकी ये तुम चाहोगे कि ऐसा ही लिखा जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है। चलो मैं बताता हूं ऐसे कैसे लिखते हैं। ड्राफ्टिंग, जो बच्चा पढ़ा हुआ ड्राफ्टिंग उसको रिवाइज हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिव पार्ट का एक स्टैंडर्ड स्टेप होता है। तो जैसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है तो सबसे पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट लिखा रहेगा, नाम आ जाएगा। उसके बाद दिस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट मेड एट, ऐसा मेड एट, अब ऐसे 15th day of June 1989, ठीक है, बिटवीन Messrs ABC Limited, a company incorporated under the provisions of Companies Act, having registered office at this place, है ना, being represented by its managing director, है ना, ब्रैकेट में हमेशा लिखा है hereafter called the company, and जो दूसरा पार्टी है Mr. A, aged इतना years, son of this, residence of this, और उसके बाद presently residing on this, है ना, hereafter called the second party। ये आ गया, दोनों पार्टी का नाम आ जाता है। उसके बाद आता है रिसाइटल। रिसाइटल का मतलब आज तक क्या क्या हो गया। तो वेयर एज द फर्स्ट पार्टी, अब आपको बार पूरा नाम लिखने की जरूरत है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी लिख सकते हैं। वेयर एज द फर्स्ट पार्टी हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस टीम, एंड द सेकेंड पार्टी हैड अप्रोच्ड द फर्स्ट पार्टी फॉर द सेम। मतलब फर्स्ट पार्टी ने ड्यू डिलिजेंस करवाने के लिए एप्लीकेशन मंगवाया और सेकेंड पार्टी ने वो अप्रोच किया। बस ये हो गया, ये था रिसाइटल। अब नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलोज। अब टर्म्स एंड कंडीशन, पहले वाले में कि नाउ द फर्स्ट पार्टी अपॉइंट द सेकेंड पार्टी एज अ ड्यू डिलिजेंस टीम, है ना। दिस अपॉइंटमेंट इज वैलिड फॉर दिस टाइम, है ना, यहां से यहां तक 1 साल तक ले तो 1 साल तक। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन कभी याद नहीं करना पड़ेगा, तुमको अपने मन से बना के लिखना पड़ेगा हमेशा। तो ये ड्राफ्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि टर्म एंड कंडीशन क्या लिखा जाए। अगर आप ट्रांजैक्शन को पहचानते हैं तो अपने मन से क्या बना दोगे, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप ट्रांजैक्शन को नहीं पहचानते हैं तो फिर आप टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बना पाओगे। जैसे कोई बच्चा सेल जानता है तो उसको मालूम है कोई चीज जाएगा उधर से पैसा आएगा, तो लिख देगा कि इतना तारीख को पैसा दिया जाएगा, इतना तारीख को सामान की डिलीवरी हो जाएगी। कोई लीज जानता है तो उसको मालूम है कि पोजेशन दिया जाएगा और उसके बदले हर महीने रेंट लिया जाएगा और एडवांस मनी भी लिया जाएगा। और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, 9 बजे के बाद नहीं आ सकते, नॉनवेज बना के नहीं खा सकते, किसी और को लेके नहीं आ सकते, ऐसी ऐसी चीजें होती है ना। तो अपने मन से बच्चा क्या कर देता है, उसको ड्राफ्ट कर देता है, बशर्ते तुम्हें ट्रांजैक्शन मालूम हो। ये हो गया टर्म्स एंड कंडीशन। फिर लास्ट में ये फॉर्मल पार्ट आता है, and in witness whereof the parties here to hereunder have signed this deed on the date mentioned against their respective signatures। और फिर दोनों पार्टी का नाम, दोनों का विटनेस साइन हो गया। लास्ट में जोड़ दिया जाता है पार्सल।
ये होता है ना। तो मुझे ड्राफ्टिंग पढ़ाए हुए 6-7 साल हो गया। अब 6 साल पहले मैं ड्राफ्टिंग पढ़ाता था, लेकिन ड्राफ्टिंग के लिए फिर मुझे टाइम नहीं मिला और फिर मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। ड्राफ्टिंग में बच्चा तो 80 मार्क्स लाता था उस समय, है ना। अरे दोबारा तुम समझते नहीं हो, दोबारा में टाइम नहीं होता ना मेरे पास। कहा, एक तो आरसीडी एनसीआर लिया है। मैं एक बार बताऊं, आरसीडी एनसीआर में तुम लोग बताता हूं, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं ना, एक बहुत अच्छा तुमको एक गाइडलाइन मिल जा रहा है कि इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना है, इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना है। मैं देखता हूं जो ऐसे मॉड्यूल तो सबको पढ़ना चाहिए। और मैं बता दूं, दुनिया का कोई भी टीचर पूरा मॉड्यूल नहीं पढ़ाता है। किसी भी टीचर का मोटी बुक देख लोगे ना, वो मोटी बुक से बच्चों को दिखाने के लिए होता है, क्लास में पढ़ाता ही नहीं, है ना। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे कंपैरिजन करते हैं, और इन सर की बुक में तो इतना सारा कंटेंट है, जरा किसी उस क्लास के बच्चे से जाके पूछो तो पढ़ाता है पूरा। और पूरा पढ़ाता है तो 1 साल का बैच होना चाहिए, 3 महीने में खत्म कैसे करा देता है। वो लोग क्या करते हैं, बुक रखवाते हैं और कभी लाइन बाय लाइन टैली नहीं कराते। आप देखिएगा, मेरा आदत है लाइन बाय लाइन टैली कराता हूं ज्यादातर। वो लाइन बाय लाइन टैली कराने का प्रोसेस ही नहीं है टीचर्स के पास। वो लोग क्या करता है, बुक अलग रख दिया, शुरू हुआ, आज ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये होता है, आप मैच कर लेना, ये सब लिखा हुआ होगा। लेकिन यहां का बच्चा जिसको लाइन बाय लाइन टैली पढ़ने की आदत हो चुकी है एग्जीक्यूटिव में, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। उसको सेटिस्फैक्शन तब आता है जब टीचर लाइन बाय लाइन पढ़ाए, और लाइन बाय लाइन पूरा मॉड्यूल पढ़ाऊंगा तो 1 साल का बैच होगा। आप समझिए, मेहनत में कोई कमी थोड़ी है। कौन मेहनत नहीं करना चाहता है। वो दूसरे टीचर भी 1.5 घंटे का टाइम लेते हैं, मैं भी 1.5 घंटे का 2 घंटे का टाइम लेता हूं और लगातार पढ़ाता ही रहता हूं। तो ये कंपैरिजन बेकार है, मेरा मानना है ना। बाकी ये है कि पास करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। फाइनल में टीचर एक गाइडेंस दे सकता है, एग्जीक्यूटिव के जो चैप्टर्स उसको रिपीट तो नहीं कर सकता है। और मैं रिपीट करूंगा तो कितना बच्चा बैठेगा, 90% बच्चा उठ के चला जाएगा, सर मालूम तो है, मालूम तो है, मालूम तो है। इसलिए तो मैंने बोल ही दिया कि जहां एग्जीक्यूटिव का लगेगा आरसीडी एनसीआर में, मैंने चैप्टर दे दिया है तुम्हारे में, मैंने बोला है तुम आ जाओ फेस टू फेस मेरे से पढ़ने के लिए एग्जीक्यूटिव में, नहीं वीडियो चलवा दूंगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, पहले बताओ। तो ये आपको करना चाहिए, मेरा मानना है। तो एक बार ना इसको आप लोग पढ़ेंगे घर पे, है ना, और उसके बाद कुछ परेशानी आए तो फिर से मुझे बताना, मैं इसको आगे देखता हूं। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। अब आज से क्या स्टार्ट होने वाला है, सब ऐसे बोले मर्जर, ऐसे लगा मर जा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एग्जैक्ट